बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात से जुड़ी। दिल्ली में G20 सम्मेलन से पहले दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दुनिया के दो बड़े नेताओं के बीच दोनों देशों के कई आपसी मुद्दों पर बातचीत हुई और प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि इस मुलाकात में दोनों देशों के रिश्ते मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। मुलाकात से पहले ही कुछ तस्वीरें भी सामने आईं। तस्वीरों में दोनों देशों के रिश्तों की गर्माहट साफ दिखी। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर हाथ रखकर बात करते दिखे और दोनों नेताओं के चेहरे पर मुस्कान भी दिखी। लगभग 7 बजे जो बाइडेन का विमान दिल्ली पहुंचा था। उसके बाद वो सीधा प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच गए, जहां दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, मेरी आवाज मिल रही है? जी किशोर, ये अभी क्या खबर आ रही है? और अभी ये मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री ने कहा दोनों देशों के रिश्ते मजबूत करने पर बातचीत हुई है, तो अब और क्या जानकारी मिल रही है इस मुलाकात के बारे में? देखिए किशोर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ जो बाइडेन से द्विपक्षीय मुलाकात की है, 15 द्विपक्षीय मुलाकातें होनी है। तो ग्लोबल फोरम पर अगर आप देखिए, G20 के सदस्य देशों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेजोल्यूशन पास करना, मुद्दों पर बहस करना, वो अपनी जगह पर है। लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से अलग अलग मुल्कों से द्विपक्षीय बात करना और उनसे ट्रेड की बात करना, डिफेंस की बात करना और खुफिया एजेंसी के कोऑपरेशन की बात करना, ये हिंदुस्तान की धमक और हिंदुस्तान की ताकत को भी दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता आते हैं दिल्ली में और यहाँ पर आकर के न सिर्फ वो G20 में हिस्सा लेते हैं, बल्कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ भी द्विपक्षीय बातचीत करना चाहते हैं, संबंधों को बढ़ाना चाहते हैं। इस वक्त मैं दिल्ली में जहाँ पर हूँ किशोर, जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी की मुलाकात के अलग तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए G20 का किस तरह से जमीन से लेकर के आसमान तक और ये बीच में लहराता हुआ हिंदुस्तान का तिरंगा। और उसके बाद अगर आप सजावट देखें जिस तरह से पूरे दिल्ली में की गई है, एक अलग ही छटा है, एक दुल्हन की तरह दिल्ली को सजा दिया गया है। और मैं जमीन की जब बात कर रहा था तो इस वक्त आप जमीन की तस्वीरें देख रहे हैं और आसमान की तस्वीरें मैं दिखाता हूं। और बीच में जो हिंदुस्तान में भारत और इंडिया को लेकर के विवाद हो रहा था, उसकी भी एक झलक देखिए आप कि G20 लिखा है, पहले लिखा है भारत 2023 और इंडिया। तो जमीन से लेकर के आसमान तक हर तरफ दिल्ली में अगर आप सड़कों पर हैं, अगर आप किसी इमारत के पास हैं, तो आपको एहसास होगा कि पूरी दुनिया के जो लीडर हैं, ग्लोबल लीडर, वर्ल्ड लीडर, वो हिंदुस्तान में इस वक्त है और उसकी चमक और उसकी धमक हर जगह, हर पल, हर क्षण आपको दिखाई देने वाली है किशोर। तो ये बड़ी बात है। जहां तक जो बाइडेन से नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय बातचीत का सवाल है, काफी फ्रूटफुल रही, उसकी और डिटेल आनी बाकी है। और अमेरिका के राष्ट्रपति किसी देश में जाते हैं वो अपने आप में सुर्खी है, अपने आप में उपलब्धि है, क्योंकि ग्लोबल सुपर पावर है अमेरिका। और एक उभरते हुए सुपर पावर के साथ जब मुलाकात होती है तो जाहिर सी बात है डिफेंस टाइज की बात होती है, विमानों के खरीद की बात होती है, ड्रोन के खरीद की बात होती है, टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन कैसे होगा उसकी बात होती है, खुफिया एजेंसियों की सूचनाएं कैसे बांटेंगे हम, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन से लेकर गरीबी तक तमाम मुद्दों पर एक साथ मिलकर चलने और लड़ने के संकल्प लिए जाते हैं किशोर। जी हाँ, और ये G20 अब एक ऐसा मंच बन गया है जो संयुक्त राष्ट्र से अलग एक ये बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का ये ग्रुप, और इसमें जो अभी वैश्विक स्तर पर हो रहा है, पुतिन वहाँ यूक्रेन की वॉर में उलझे हुए हैं, चीन जो है वो अमेरिका से तनातनी में है, आर्थिक क्षेत्र में तो खास तौर पर। यतेंद्र भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, और क्या जानकारियां मिल रही हैं? देखिए किशोर, प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन के बीच मुलाकात हुई है और इस मुलाकात को इस तरह से समझा जा सकता है कि मुलाकात नई दिल्ली में हुई है, लेकिन इसकी पूरी धमक है वो पूरी दुनिया में दिखाई दे रही है कि किस तरह से दो बड़े देश, दोनों लोकतांत्रिक देश, लोकतंत्र के जो हिमायती हैं या कह सकते हैं जो उसको अगुवाई करते हैं, उन दोनों देशों की जब मुलाकात होती है पूरी दुनिया की नजरें उस पर जाती हैं। और जब प्रधानमंत्री मोदी ने इस बारे में साफ तौर पर कहा कि जो स्थायित्व की बात है, जो न्याय संगत भविष्य की बात है और जो सार्थक दृष्टिकोण है, वो इन बैठकों में देखने को मिल रहा है। यानी कि भारत की तरफ दुनिया की नजरें हैं और जिस तरह से भारत अगुवाई कर रहा है G20 सम्मेलन की जो मेजबानी है, उसमें उसकी धमक, उसकी चमक साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दुनिया के तमाम बड़े जो नेता हैं, जो विश्व नेता हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात करेंगे और जो एक थीम है कि एक परिवार, एक पृथ्वी और जो उसका दृष्टिकोण है वो पूरी दुनिया में जाएगा। जो जी, और ये जो ग्रुपिंग्स हो रही है ना, ये देखिए, ये जो बड़े देश जो हैं, वो कौन किसके साथ खड़ा है वो बहुत अहम हो जाता है, जिस तरीके से दुनिया अब जिस दिशा में बढ़ रही है। क्योंकि पुतिन एक वॉर में उलझे हुए हैं और चीन जो है वो पुतिन के साथ भी साफ नजर आ रहा है।
यहाँ पर लेकिन बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की बात है, यहाँ पर दुनिया में जो ट्रेड है उसको कैसे आगे बढ़ाना है, ले जाना है, उसकी बात है। उसमें क्या धड़े बनते हैं और भारत जो है इन सब में कैसे बैलेंस बनाता है। अरुण, अब कल जो है सबसे अहम दिन। देखिए किशोर, हिंदुस्तान तो कोशिश ये करेगा, भारत कोशिश ये करेगा कि यहाँ पर सबको साथ लेके कोई एक ऐसा रेजोल्यूशन पास किया जाए ताकि पूरे दुनिया में हिंदुस्तान की धमक और उसकी ताकत का अंदाजा हो कि हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया जो बाली में नहीं हो पाया, जो G20 के शिखर सम्मेलनों में नहीं हो पाया। एक कंसेंसस बन जाए, यूक्रेन पर बन जाए, गरीबी उन्मूलन पर बन जाए, जलवायु परिवर्तन पे बन जाए। सबसे ज्यादा जो मुश्किल है किशोर, हालांकि यह आर्थिक मंच है और अर्थतंत्र के लिए शुरुआत में इसको बनाया गया था, लेकिन बाद में राजनीति इससे इतर नहीं रह सकती। और यूक्रेन के मामले पर जिस तरह शी जिनपिंग नहीं आए हैं और रूस के राष्ट्रपति भी नहीं आए हैं, तो एक रेजोल्यूशन जो सर्वमान्य हो, सारी बातें उसमें आ जाए। कनाडा कुछ और चाहता है, फ्रांस कुछ और चाहता है, हिंदुस्तान को यहाँ पर वो रोल अपनाना है कि सबको एक साथ लाएं, एक मेज पर लाएं और एक ऐसा यहाँ से संदेश दें जो सर्वमान्य हो, सबके लिए जरूरी हो, विश्व शांति के लिए अच्छा हो। तभी तो हिंदुस्तान के ग्लोबल लीडरशिप की जो छवि है वो बनेगी और निखरेगी कि हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया जो बाली में नहीं हो पाया था। यूक्रेन युद्ध के दौरान किस तरह से पूरी दुनिया में शांति लाई जाए, इस बाबत कोई अगर एक बीच का रास्ता निकल जाता है तो सबकी नजर, पूरी दुनिया की प्रेस की नजर इसी पर है कि क्या यूक्रेन को लेकर के कोई इस तरह का मामला सामने आ सकता है, स्टेटमेंट आ सकता है जिसपे सबकी रजामंदी हो। देखिए, चीन ने इस पूरे आयोजन को कहीं ना कहीं एक तरह से थोड़ा सा धूमिल करने की कोशिश की है, लेकिन ये जानकार कह रहे हैं कि वो खुद अपने मुल्कों में मुश्किलों में फंसे हुए हैं और इसलिए वो हिंदुस्तान नहीं आए। सीमा विवाद अपनी जगह पर, लेकिन वैश्विक फोरम पर अगर कोई राष्ट्रपति इस तरह से किसी समिट में नहीं आने का फैसला करता तो उससे हिंदुस्तान की किरकिरी नहीं हुई। हिंदुस्तान तो वो अचीव करके रहेगा। आप देखिए, एक के बाद एक विमान उतर रहे हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति से लेकर के और दुनिया की तमाम जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं जिसके पास 85% जीडीपी है, जहां 75% ग्लोबल ट्रेड इन्हीं देशों के पास है और 2/3 आबादी है, तो धमक तो हिंदुस्तान दिखा चुका है। उसकी सरजमी पर एक के बाद एक राष्ट्राध्यक्ष उतर रहे हैं, लेकिन चीन की किरकिरी वैश्विक मंच पर जरूर हुई है। और आखिरी बात किशोर, कोशिश चीन ये कर रहा था कि इस समिट को किसी तरह से धूमिल कर दे, लेकिन जिस तरह से जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री के साथ बॉडी लैंग्वेज दिखाई है, अन्य नेताओं ने, ऋषि सुनक ने जिस तरह की बातें कही है, मुझे लगता है कि सफलता का शिखर ये G20 का शिखर सम्मेलन चूमने वाला। जी हाँ अरुण, और जैसा यतेंद्र बात कर रहे थे कि ये जो चीन का रोल क्या रहता है और अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, यूके, कनाडा, ये सब क्या एक तरफ दिखते हैं। पुतिन खुद नहीं आ रहे हैं, लेकिन रशियन डेलीगेशन क्या एक तरफ दिखता है। वो सब देखना बहुत अहम हो जाएगा। देखिए किशोर, निश्चित रूप से अहम हो जाएगा, क्योंकि हिंदुस्तान ये चाहता है कि यूक्रेन पर कोई एक रेजोल्यूशन जो सर्वमान्य हो वो निकले, लेकिन चूंकि जो चीन है वो हमेशा हिंदुस्तान के किसी भी प्रस्ताव में संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करिए आप या कहीं, वो टांग अड़ाता ही है। साउथ एशिया में खासतौर से जिस तरह से हिंदुस्तान की धमक बढ़ रही है और वैश्विक स्तर पे जो हिंदुस्तान की चमक बढ़ रही है और अमेरिका जैसा ग्लोबल सुपर पावर, चाहे आप यूके की बात करिए, फ्रांस की बात करिए, जर्मनी की बात करिए, हर कोई हिंदुस्तान के साथ अलाइन होना चाहता है, दोस्त बनना चाहता है। उससे भी चीन को परेशानी है और चीन इस वक्त रूस के साथ दिख रहा है, लेकिन चीन के अपने निहितार्थ है, चीन के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है और चीन रूस दोनों के राष्ट्राध्यक्ष भले यहाँ ना आ रहे हो, लेकिन उनका प्रतिनिधिमंडल तो आ ही रहा है। तो जो बात डेलीगेशन लेवल पर होगी उसमें उनकी अगर सहमति होती है और रास्ता बीच का निकल जाता है तो हिंदुस्तान के लिए खुशखबरी है, हिंदुस्तान के लिए एक तरह से उपलब्धि है। और प्रधानमंत्री ने जो साहस दिखाया है कि वर्ल्ड के टॉप लीडर्स को एक साथ बिठाएंगे, एक साथ खाना खिलाएंगे, दुनिया की दिक्कतों समस्याओं पर बात करेंगे और हल निकालेंगे। अगर अब वो हल निकल गया किशोर, जिस पे आपकी नजर, हमारी नजर, पूरी दुनिया की नजर है, तो निश्चित रूप से ग्लोबल लीडरशिप में जो हिंदुस्तान का रोल है वो और ज्यादा निखरने वाला, और ज्यादा सशक्त और मजबूत होकर के आने वाला। जी अरुण, इस बीच G20 के लिए भारत आए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मंदिर जाने की इच्छा जताई। इस दौरान उन्होंने हिंदू त्योहारों और परंपराओं से अपने गहरे रिश्ते का जिक्र भी किया और साथ ही मंदिर जाकर दर्शन करने की इच्छा जाहिर की। इससे पहले भी ऋषि सुनक ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई कथावाचक मोरारी बापू की कथा के दौरान जय सिया राम का नारा लगाया था, जिसकी चर्चा दुनिया भर में हुई थी। जय सिया राम। और अब G20 के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने आए सुनक ने भारत पहुंचते ही मंदिर जाने की इच्छा जताकर सबको हैरान कर दिया। इधर दिल्ली में प्रधानमंत्री ने बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के साथ बैठक की। शेख हसीना G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए भारत आई हैं, जबकि बांग्लादेश G20 का सदस्य भी नहीं है, मगर फिर भी केंद्र सरकार ने बांग्लादेश को सम्मेलन में शामिल होने के लिए न्योता भेजा और प्रधानमंत्री ने शेख हसीना के साथ दोनों देशों के बीच अहम मुद्दों पर बातचीत की।
उधर बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से जुड़ी। वहां अफगानिस्तान बॉर्डर पर मौजूद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्राल में आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सरगना नूर वली महसूद पहुंच गया। उसके वहां पहुंचने का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो अपने कुछ हथियारबंद लड़ाकों के साथ नजर आया। चित्राल पाकिस्तान का वो इलाका है जिस पर टीटीपी ने कब्जा का दावा किया है। पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि चित्राल पर कब्जा करने के लिए टीटीपी के सैकड़ों आतंकियों ने वहां हमला किया था। दावा यह भी किया गया कि टीटीपी के आतंकी न सिर्फ चित्राल बल्कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान पर भी कब्जा करने के इरादे से घुसे थे और उसी प्लान के तहत टीटीपी के लड़ाकों ने एक रोज पहले चित्राल को घेर कर उस पर बहुत बड़ा हमला किया। बाद में उसने पूरे इलाके पर कब्जा करने का दावा किया। खबर है कि टीटीपी के लड़ाकों के हाथों खैबर पख्तूनख्वा में पिटने के बाद पाकिस्तानी सेना ने लोगों से चित्राल की खबरें न फैलाने की गुहार लगाई। टीटीपी का दावा है कि इसके बाद पाकिस्तान ने टीटीपी के इस दावे को नकार दिया, लेकिन वहां से आए एक वीडियो की वजह से उसकी पोल खुल गई, क्योंकि उस वीडियो में पाकिस्तानी सेना के एक बड़े अधिकारी वहां रहने वाले लोगों से चित्राल की घटना का जिक्र नहीं करने की अपील करते दिखे। ये चीज ना फैलाए, ये चित्राल में ये हो गया, चित्राल में वो हो गया, चित्राल में ये हो गया। यही नहीं, खबर है कि पाकिस्तानी सेना ने वहां के मीडिया को चित्राल में टीटीपी के हमले से जुड़ी कोई भी खबर नहीं दिखाने के निर्देश दिए। टीटीपी का दावा है कि अफगानिस्तान की सीमा के पास मौजूद चित्राल पर पूरी तरह उनका कंट्रोल है। वहां से आए एक दूसरे वीडियो में हथियारों से लैस कुछ लोग एक पहाड़ी पर चलते दिखाई दिए। दावा किया गया कि ये टीटीपी के आतंकी हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया। इधर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्राल जिले पर कब्जा करने के बाद आतंकी संगठन टीटीपी ने अपने लड़ाकों की तस्वीरें जारी की। अफगानिस्तान की सीमा के पास मौजूद इस इलाके पर एक रोज पहले ही टीटीपी ने कब्जा करने का दावा किया और उसका यह भी दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 100 से ज्यादा सैनिकों को उन्होंने बंधक बना लिया। इसी कड़ी में पाकिस्तान का तालिबान कहे जाने वाले टीटीपी ने पाकिस्तान के चित्राल जिले पर कब्जा करने वाले कुछ लड़ाकों की तस्वीरें जारी की। जो तस्वीरें सामने आई उनमें टीटीपी के आतंकी कमांडो की ड्रेस में नजर आए। आधुनिक हथियारों से लैस होने के साथ आतंकी बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहने दिखाई दिए। दावा किया गया कि आतंकियों के पास जो हथियार नजर आए वो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के सैनिक इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा टीटीपी के आतंकी रात में देखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नाइट विजन गॉगल से भी लैस दिखे। और अफगानिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्राल पर तालिबानी लड़ाकों के साथ मिलकर आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमले को अंजाम दिया। पाकिस्तान की सेना ने भी यह आरोप लगाया कि टीटीपी के आतंकियों ने हमले के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किया। हालांकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन अफगानिस्तान के मीडिया का दावा है कि चित्राल पर हमले में न सिर्फ टीटीपी के आतंकी बल्कि तालिबानी लड़ाके भी शामिल थे। यह भी दावा किया गया कि तालिबान के इशारे पर ही कुछ रोज पहले इस संगठन में करीब 60 तालिबानी लड़ाके शामिल हुए थे। खबर है कि टीटीपी का इरादा चित्राल ही नहीं बल्कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पर कब्जा करने का है, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के इस प्रांत को अपना बताता है और उसका आरोप है कि पाकिस्तान ने इस पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जबकि पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी तालिबान का ही हिस्सा है और वो उनके इशारे पर पाकिस्तान को निशाना बना रहा है। इधर पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का प्लान खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद गिलगित बाल्टिस्तान तक हमला करना था। दावा यह भी है कि टीटीपी ठीक उसी तरह हमले कर रहा है जिस तरह 2018 में तालिबान ने अफगानिस्तान की सेना को निशाना बनाना शुरू किया था। मतलब इस आतंकी संगठन ने पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने की योजना बनाई थी और उसी के तहत टीटीपी के आतंकियों ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्राल जिले पर हमला बोला। दावा किया गया कि इस हमले में करीब 200 आतंकी शामिल थे, जिन्होंने पूरे इलाके को घेरकर पाकिस्तानी सेना के कैंपों को निशाना बनाया। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया का दावा है कि टीटीपी का मकसद सिर्फ चित्राल पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि उसके आतंकी खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद गिलगित बाल्टिस्तान तक हमले की योजना बनाकर घुसे थे। इस हमले की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि खुद टीटीपी का सरगना नूर वली महसूद अफगानिस्तान की सीमा में बैठकर इसकी अगुवाई कर रहा था। उधर ताइवान में हाइक्वी तूफान ने हांगकांग में भी जबरदस्त तबाही मचाई। ताइवान में 4 साल में पहला तूफान आया जिसने वहां सब उलट-पुलट कर दिया और उसके बाद ये तूफान हांगकांग पहुंच गया, जहां इस तूफान की वजह से इतनी बारिश हुई कि देखकर लगा जैसे पूरा का पूरा हांगकांग डूब जाएगा। क्योंकि हाइक्वी तूफान की वजह से हांगकांग में रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने सड़कों को डुबो डाला। सड़कों पर समंदर की लहरों जैसा पानी बहता देखकर डर लगने लगा। जगह जगह लोग फंस गए, स्टेशन आधे डूब गए और मॉल में पानी भर गया। गाड़ियां भी सड़कों पर भरे पानी में आधी डूब गईं। बसों और बड़ी गाड़ियों का भी वही हाल नजर आया। हाइक्वी तूफान की वजह से हांगकांग में आधी रात को आसमान से आफत बरसी और रात में ही लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जो जहां था वहीं फंस गया क्योंकि लहरों ने उनका रास्ता रोक दिया, जिसका असर हांगकांग की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा, क्योंकि जबरदस्त बारिश की वजह से हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज बंद करनी पड़ी। वहां की सड़कों पर इस कदर पानी जमा हो गया कि कई स्कूल भी बंद कर दिए गए।
क्योंकि हांगकांग की सड़कों पर भरे पानी ने वहां की सरकार के पसीने छुड़ा दिए। वहां के मौसम विभाग ने जो आंकड़े जारी किए उनसे ये जाहिर हो गया कि हांगकांग में 12 घंटों में ऐसी बारिश हुई जिसने 1952 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसकी वजह से हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज बंद करनी पड़ गई। स्कूल और कई रास्ते भी बंद किए गए। मौसम विभाग का कहना है कि पानी उतरने में कई घंटे लग जाएंगे, यानी अगले कुछ दिन तक हांगकांग की रफ्तार थमी रहेगी, जिससे उसका डबल नुकसान होगा। क्योंकि हाइक्वी से पहले साउला तूफान की वजह से पिछले हफ्ते भी हांगकांग बंद था। यानी ताइवान के बाद हाइक्वी तूफान ने हांगकांग को की भी मुसीबत बढ़ाई। जबकि पहले अनुमान लगाया गया था कि ताइवान के तट से टकराने के बाद यह तूफान कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन उसकी रफ्तार उतनी कम नहीं हुई जितनी उम्मीद की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि हांगकांग कुछ घंटों की बारिश में डूबने की कगार पर पहुंच गया। हाइक्वी तूफान दक्षिण चीन सागर से उठकर ताइवान के दक्षिणी इलाके की ओर बढ़ा, जहां 155 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली, जिसके बाद इस तूफान ने चीन के दक्षिणी इलाकों खासकर फुजियान प्रांत में तबाही मचाई। और फिर इस तूफान का कहर हांगकांग पर टूटा, जहां मौसम विभाग ने ब्लैक रेन स्टॉर्म की चेतावनी दी, जिसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में 70 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया गया, जो सच साबित हुआ क्योंकि वहां 1 घंटे में इससे ज्यादा बारिश हो गई। उधर बाढ़ से बेहाल यूरोप के देश ग्रीस में लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए ड्रोन का सहारा लिया गया, क्योंकि वहां के कुछ हिस्सों में बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचाया कि जमीन के रास्ते मदद पहुंचाना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से कई इलाकों में फंसे लोगों की मदद के लिए ड्रोन का सहारा लिया गया। वहां से आई तस्वीरों में ड्रोन लोगों तक दवाइयां और खाने पीने का जरूरी सामान पहुंचाता नजर आया, जिसके बाद मुसीबत में पड़े लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि मूसलाधार बारिश की वजह से वहां की नदियां उफान पर बहने लगी, बांध टूट गए। पानी की तेज रफ्तार के सामने कई सड़कें और पुल टिक नहीं पाए और बह गए। कई इलाके तहस नहस हो गए। वहां रहने वाले लोगों की गाड़ियां और सामान बाढ़ की भेंट चढ़ गया। बताया गया कि बाढ़ की वजह से वहां 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता बताए गए और करीब 2000 लोग बाढ़ की वजह से फंस गए, जिनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए वहां की रेस्क्यू टीम दिन रात जुट गई। इधर महाराष्ट्र के नासिक में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश में गोदावरी नदी में बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से प्रशासन ने उसके आसपास के इलाकों में खतरे का अलर्ट जारी कर दिया और वहां रह रहे लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की। वहां से सामने आए एक वीडियो में गोदावरी नदी अपने रौद्र रूप में नजर आई और नदी के किनारे घाट पर बने कई मंदिर भी पानी में डूबे दिखाई दिए। साथ ही वहां बजरंग बली की एक मूर्ति भी उफनते सैलाब में आधी डूबी दिखी। बताया गया कि वहां पिछले कुछ रोज से हो रही भारी बारिश की वजह से गंगापुर बांध से गोदावरी नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया और वहां कई नाले भी उफान पर आ गए, जिसने बड़े इलाके को डुबो कर रख दिया। जिसके बाद प्रशासन ने खतरे को देखते हुए उन इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया और लोगों को नदी के किनारों से दूर रहने की सलाह दे दी। इस बीच मध्य प्रदेश के उज्जैन से भी बाढ़ की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिनमें शिप्रा नदी का रौद्र रूप देखने को मिला। नदी में आए उफान की वजह से आसपास के इलाके पूरी तरह जलमग्न हो गए और लोगों के लिए भारी परेशानी खड़ी हो गई, क्योंकि वहां से आई तस्वीरों में शिप्रा नदी के घाट पर बसे मंदिर पूरी तरह पानी में डूबे दिखे, सड़कें समंदर में तब्दील दिखी और लोग कमर तक पानी में डूबकर मंदिर जाते नजर आए। बताया गया कि वहां उज्जैन और इंदौर में लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से उसके आसपास बसे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और उसके घाट पर बसे मंदिर पूरी तरह से पानी में समा गए। उधर हिमाचल प्रदेश में मौजूद IIT मंडी के डायरेक्टर का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने लोगों के मीट खाने को राज्य में आई आपदा और तबाही की वजह बता दिया और उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। These are all effects of these cruelty. जुलाई और अगस्त में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने जमकर तबाही मचाई थी, इसी को लेकर उन्होंने बयान दिया। इस बीच महाराष्ट्र के बीड़ से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें 2 लोग एक कार और रस्सी की मदद से ATM को उखाड़ने की कोशिश करते दिखाई दिए। ये पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो लोग कार और रस्सी की मदद से उस ATM को खींचते नजर आए। जो वीडियो सामने आया उसमें ATM के सामने एक कार खड़ी दिखाई दी। इसी बीच एक आदमी उस ATM में घुस आया और उसने रस्सी के साथ उसे बांध दिया, जबकि उसी रस्सी के दूसरे छोर से उसने कार को भी बांध दिया। इसके बाद उस कार से ATM को उखाड़ने की कोशिश शुरू की गई। ड्राइवर ने कार को आगे बढ़ाना शुरू किया और फिर थोड़ी ही देर में वो ATM अपनी जगह से उखड़ गया, लेकिन वो उसे ले जाने में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि घटना की जानकारी मिलते ही वहां पुलिस पहुंच गई, जिससे वो बदमाश दहशत में आ गए और ATM छोड़कर फरार हो गए। बाद में पुलिस ने केस दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। उधर पंजाब पुलिस ने खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा के 3 गुर्गों को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस का दावा है कि पकड़े गए ये तीनों बदमाश हरियाणा के गैंगस्टर सोनू खत्री के साथ मिलकर काम करते थे, जिन्हें पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए गुर्गों की पहचान जसकरण सिंह उर्फ जस्सी, जोगराज सिंह उर्फ जोगा और सुखमनजोत सिंह उर्फ सुखमन बराड़ के तौर पर हुई। पंजाब पुलिस के मुताबिक एक बदमाश को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 लोगों को दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम से पकड़ा गया। पुलिस को इन बदमाशों के पास से विदेश में बनी 3 पिस्तौल भी मिली हैं। पंजाब पुलिस का आरोप है कि ये तीनों बदमाश हरियाणा के गैंगस्टर सोनू खत्री के लिए काम करते हैं और उसके इशारे पर पंजाब और हरियाणा में अपराधों को अंजाम देकर नेपाल और दूसरे राज्यों में छिप जाते हैं। आरोप ये भी है कि सोनू खत्री पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा का करीबी है। इधर राजस्थान में राजेंद्र गुड़ा के बाद एक और मंत्री ने गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया।
बूंदी जिले में बिजली कटौती से परेशान मंत्री अशोक चांदना ने वहां के कलेक्टर के दफ्तर का घेराव किया और इसके बाद वो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन करते दिखे। बार बार हो रही बिजली कटौती से परेशान होकर गहलोत सरकार में मंत्री अशोक चांदना ने पहले जिलाधिकारी का घेराव किया और वहां से निकलने के बाद बिजली विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य के अफसर मंत्री की नहीं सुनते, किसानों को बिजली नहीं देते। अशोक चांदना ने कुछ दिन पहले ऊर्जा मंत्री से आश्वासन मिलने के बाद 7 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन जब बिजली कटौती बंद नहीं हुई तो उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उधर फ्रांस की सबसे बड़ी अदालत के एक फैसले ने पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरी। फ्रांस की मीडिया के मुताबिक उस कोर्ट ने स्कूलों में मुस्लिम छात्राओं के अबाया पहनने पर बैन के सरकारी फैसले को बरकरार रखा। फ्रांस की सरकार ने पिछले हफ्ते स्कूलों में अबाया पहनकर आने पर रोक लगा दी थी। सरकार के इस फैसले के खिलाफ वहां के एक मुस्लिम संगठन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने फ्रांस सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए स्कूलों में छात्राओं के अबाया पहनने पर पाबंदी को बरकरार रखा। फ्रांस की मीडिया के मुताबिक कोर्ट ने सरकार के फैसले के खिलाफ दर्ज सभी शिकायतों को खारिज कर दिया। अबाया बुर्के की तरह का एक पहनावा होता है। इसे पहनने वाली मुस्लिम महिला या लड़की का चेहरा छोड़कर पूरा शरीर ढका होता है। लंबे समय से फ्रांस के स्कूलों में अबाया पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है, जिस पर लंबी बहस के बाद सरकार ने बैन लगाने का फैसला ले लिया। फ्रांस की मीडिया के मुताबिक कोर्ट ने बैन बरकरार रखते हुए दो टूक कहा कि अबाया पर लगाया गया बैन फ्रांस के कानून पर आधारित है, जो किसी को भी स्कूलों में किसी भी तरह के धार्मिक पहनावे की अनुमति नहीं देता। इस बीच पश्चिम एशिया के देश लेबनान के सबसे बड़े फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप में एक बार फिर हिंसा भड़क गई। वहां 2 गुटों में बीते 1 महीने के दौरान कई बार खूनी झड़पें हो चुकी हैं। एक रोज पहले दोनों गुटों में एक बार फिर जबरदस्त गोलीबारी हुई, जिसका एक वीडियो सामने आया जिसमें रात के वक्त फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप के अंदर 2 गुटों के लोग एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आए। झड़प के बीच एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद वहां आग लग गई। अफरा तफरी के बीच लोग जान बचाकर भागते दिखे। इस बीच गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। जिस फिलिस्तीनी शरणार्थी कैंप में हिंसा भड़की वो दक्षिणी लेबनान में है। अगस्त में भी इसी इलाके में भयानक हिंसा भड़की थी, जिसमें 13 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। उस वक्त भी एक गुट के एक सैनिक की मौत के बाद खून खराबा शुरू हुआ था। इधर ईरान ने इजरायल पर बड़ा हमला बोलते हुए उसके सैनिकों को मानसिक रूप से बीमार बता दिया। ईरान के मुताबिक इजरायल के सैनिक जिस तरह से फिलिस्तीन में सैन्य अभियानों को अंजाम दे रहे हैं वो उनकी बीमारी को दिखाता है। और ईरान ने आरोप लगाया कि इजरायल के जवान आतंकवादियों से लड़ने के नाम पर फिलिस्तीनियों को निशाना बनाते हैं। ईरान ने इजरायल के सैनिकों पर वार करने के लिए 10 जुलाई को हुई एक घटना का जिक्र किया। ईरान ने आरोप लगाया कि उस वक्त इजरायल के सैनिकों ने वेस्ट बैंक में एक ऑपरेशन के दौरान 5 महिलाओं के साथ बर्बरता की थी। ईरान के मुताबिक उस घटना में पूछताछ के नाम पर इजरायल के सैनिकों ने उनके कपड़े तक उतरवा दिए थे। उसी घटना की याद दिलाते हुए ईरान ने इजरायल के सैनिकों को मानसिक रूप से बीमार करार दे दिया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र और मुस्लिम देशों के संगठन से इस घटना पर कदम उठाने की भी मांग की। उधर अमेरिका के कैपिटल हिल हिंसा मामले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व सलाहकार को कोर्ट ने दोषी करार दिया। उन पर हिंसा की जांच करने वाली कमेटी के समन्स का जवाब नहीं देने और जांच में सहयोग नहीं करने के आरोप लगे थे। कैपिटल हिल हिंसा मामले में करीब 1000 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया गया था और हिंसा की जांच के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया था, जिसने इस मामले में आरोपी ट्रंप के पूर्व सलाहकार पीटर नवैरो को कई बार समन्स भेजे, लेकिन अमेरिकी मीडिया के मुताबिक उन्होंने उनका कोई जवाब नहीं दिया। जिसके बाद वाशिंगटन डीसी की जिला अदालत ने उन्हें अमेरिका की संसद की अवमानना करने का दोषी ठहरा दिया। उनकी सजा तय करने के लिए जनवरी में कोर्ट में सुनवाई होगी। हालांकि पीटर नवैरो ने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने के संकेत दिए। 2 दिन पहले इसी मामले में डोनाल्ड ट्रंप के एक समर्थक को 22 साल कैद की सजा सुनाई गई थी, जो कैपिटल हिल हिंसा मामले में सुनाई गई अब तक की सबसे बड़ी सजा है। क्योंकि 6 जनवरी 2021 को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल हिल इलाके में जो कुछ हुआ था उसने पूरी दुनिया चौंक गई थी। अमेरिका में 2020 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप को बाइडेन ने हरा दिया था। आरोप है कि इसी के बाद ट्रंप समर्थकों ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए कैपिटल हिल इलाके में उपद्रव मचा दिया था और वहां की संसद समेत कई सरकारी इमारतों को निशाना बनाया था। अमेरिकी संसद और उसके आसपास के इलाके को कैपिटल हिल कहा जाता है। इस इलाके में अमेरिका के संसद भवन समेत कई सरकारी इमारतें मौजूद हैं। 5 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले इस इलाके में करीब 35,000 लोग रहते हैं। लेकिन 2020 में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने के बाद 6 जनवरी 2021 को करीब 2000 लोग इस इलाके में इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने लगे। लेकिन ट्रंप के उकसावे वाले बयान के बाद भीड़ ने इमारतों पर हमला बोला था। इस दौरान बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर अमेरिकी संसद में घुस गए थे, जिसके बाद वहां तोड़फोड़ और आगजनी की गई थी। उधर ईरान ने आरोप लगाया कि इजरायल ने उसके देश में तख्ता पलट की साजिश रचनी शुरू कर दी। ईरान के मुताबिक ब्रिटेन में इजरायल की एक मंत्री ने ईरानी पत्रकारों और विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ एक मीटिंग की और ईरान का आरोप है कि वहां उन्हें इस बात के लिए उकसाया गया कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ ईरान में माहौल बनाए।
इसके अलावा ईरान ने ये इल्जाम भी लगाया कि इजरायल ने ब्रिटेन को ईरान की सेना पर बैन लगाने के लिए भी भड़काया, और ठीक वैसा ही फैसला लेने की अपील की जैसा कि ईरान की सेना के खिलाफ अमेरिका ने लिया था। क्योंकि अमेरिका पहले ही ईरान की सेना के अंग IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकी संगठन बताते हुए बैन कर चुका है, और अब इजरायल ने ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए ब्रिटेन को भी अपने साथ लेने की कोशिश शुरू कर दी। इस बीच ईरान ने अपने कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या के मामले में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वहां के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और एक पूर्व कमांडर पर कोर्ट में ट्रायल की तैयारी शुरू कर दी। जनवरी 2020 में इराक की राजधानी बगदाद के एयरपोर्ट पर अमेरिकी ड्रोन हमले में सुलेमानी की मौत हो गई थी। और ईरान का आरोप है कि उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर ही कासिम सुलेमानी की हत्या की गई थी। उस दौरान अमेरिका ने दावा किया था कि सुलेमानी अमेरिका के राजनयिकों पर हमले की तैयारी में थे और इसी वजह से उन्हें मार गिराया गया था। लेकिन कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद से ईरान बदले की आग में जल रहा है। उसने सुलेमानी की हत्या की जांच भी शुरू की, जिसमें उसने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वहां के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और अमेरिकी सेना के एक पूर्व कमांडर को आरोपी बनाया। इनके खिलाफ ईरान ने कोर्ट में सुलेमानी की हत्या से जुड़े कई सबूत भी पेश किए और अब ईरान इन तीनों पर कोर्ट में ट्रायल शुरू करने की तैयारी में है। इधर देहरादून से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक ट्रक एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारता दिखाई दिया। हालांकि पुलिस के अधिकारियों की मुस्तैदी ने उस मोटरसाइकिल पर सवार तीनों लोगों की जान बचा ली, क्योंकि उन लोगों ने उसके ड्राइवर को इशारा कर दिया, जिससे उसने समय रहते ट्रक को रोक दिया। इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें चौराहे पर खड़ी कई गाड़ियां सिग्नल मिलने का इंतजार करती नजर आईं। इसी दौरान वहां वो ट्रक और मोटरसाइकिल भी खड़ी दिखाई दी। जैसे ही उस चौराहे पर गाड़ियों को वहां से निकलने का सिग्नल मिला, इसी बीच वो मोटरसाइकिल आगे निकलने की कोशिश करती दिखी। तभी उस ट्रक ने उसे पीछे से टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गई, जबकि उस पर सवार तीनों लोग उस ट्रक के नीचे आ गए। गनीमत यह रही कि वहां मौजूद लोगों ने ट्रक ड्राइवर को ट्रक रोकने का इशारा कर दिया, जिससे मोटरसाइकिल सवारों की जान बच गई। इस बीच मुंबई से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां एयर होस्टेस बनने की ट्रेनिंग ले रही एक लड़की की हत्या के आरोपी की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उस आरोपी ने लॉकअप में ही फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। छत्तीसगढ़ की रहने वाली रूपल नाम की उस लड़की की हत्या 3 सितंबर को हुई थी और हत्या के अगले दिन ही मुंबई पुलिस ने विक्रम अटवाल नाम के सफाई कर्मचारी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दावा किया था कि विक्रम अटवाल ने मामूली झगड़े के बाद रूपल की हत्या कर दी थी। पुलिस ने विक्रम को कोर्ट में पेश कर उससे पूछताछ करने के लिए रिमांड में लिया था, लेकिन गिरफ्तारी के 3 दिन बाद ही विक्रम अटवाल की मौत की खबर आई। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने लॉकअप में अपनी पैंट से फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस का दावा है कि आरोपी विक्रम अपना जुर्म पहले ही कबूल कर चुका था, लेकिन आरोपी के खुदकुशी करने की वजह पर पुलिस खामोश है। इधर राजस्थान के चुरू में हुए एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि उस परिवार के 23 लोगों को लेकर जा रही उस गाड़ी से एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसकी वजह से उस गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिसमें 18 लोगों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। उधर यूक्रेन में ज़ेलेंस्की के शहर क्रिवी रीह पर रूस ने भीषण हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई। इस हमले के बाद का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें चारों तरफ तबाही के निशान नजर आए। मिसाइल और बमों के हमले से वहां कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। वीडियो में चारों तरफ धुंध की तरह धूल छाई हुई नजर आई। रूस के हमले के बाद भारी संख्या में यूक्रेन के सुरक्षा कर्मी वहां तैनात कर दिए गए। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इस हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ। На жаль, вже один загиблий, 41 постраждалий. रूस ने जिस क्रीवी रीह शहर पर बमों की बारिश की, वो इलाका दक्षिणी यूक्रेन में मौजूद है। दक्षिणी यूक्रेन के इसी क्रीवी रीह शहर में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पैदा हुए थे। उधर अमेरिका के यूक्रेन को यूरेनियम हथियार देने के ऐलान पर रूस का पारा चढ़ गया। वहां के उप विदेश मंत्री ने अमेरिका के इस ऐलान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और बयान दिया कि अमेरिका के इस फैसले से परमाणु ताकतें आमने सामने आ जाएंगी। यूक्रेन दौरे पर गए अमेरिकी विदेश मंत्री ने उसे $1 बिलियन मतलब 8,000 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया, जिसमें एब्रम्स टैंक और डिप्लीटेड यूरेनियम वाले हथियारों की मदद भी शामिल है। रूस का खून खोलने की यही वजह है, क्योंकि डिप्लीटेड यूरेनियम वाले हथियार देकर अमेरिका यूक्रेन को रूस की टक्कर में खड़ा करना चाहता है। उसने पहली बार यूक्रेन को ऐसे हथियार देने का फैसला किया, जिस पर रूस की कड़ी प्रतिक्रिया आई। वहां के उप विदेश मंत्री ने बयान दिया कि अमेरिका का ये कदम भड़काने वाला है, क्योंकि इससे परमाणु ताकतों का सीधा संघर्ष हो सकता है। यानी डिप्लीटेड यूरेनियम ही सही, लेकिन अमेरिका के यूक्रेन को यूरेनियम वाले हथियार देने के ऐलान पर बखेड़ा खड़ा हो गया। जबकि डिप्लीटेड यूरेनियम वाले हथियारों को परमाणु हथियारों की श्रेणी में नहीं रखा जाता, क्योंकि ये यूरेनियम से कम ताकतवर होते हैं, जिसकी वजह से प्रकृति पर इनका उतना घातक असर भी नहीं पड़ता। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और चीन जैसे देश डिप्लीटेड यूरेनियम वाले हथियार बनाते हैं,
क्योंकि डिप्लीटेड यूरेनियम वाले हथियार परमाणु हथियार बनाने के दौरान बचे कुचे यूरेनियम से बनाए जाते हैं, जिसे दूसरी धातुओं के साथ मिलाकर एक मिश्रित धातु बनाई जाती है, जिससे ऐसे हथियार बनते हैं जो किसी भी शील्ड को भेद सकते हैं। क्योंकि भले ही डिप्लीटेड यूरेनियम एक बाय प्रोडक्ट है, लेकिन इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है और यही खूबी इससे बनने वाले हथियारों को मोटी से मोटी धातु की दीवार में छेद करने की ताकत देती है। और अमेरिका पहली बार यूक्रेन को ऐसे हथियार देने वाला है, जिसकी वजह से रूस भड़क गया, क्योंकि ये हथियार मिलते ही यूक्रेन रूस के खतरनाक हथियारों को टक्कर देने लगेगा। इस बीच यूक्रेन के कब्जे वाले इलाके में रूस की तरफ से कराए गए चुनाव पर अमेरिका भड़क गया। अमेरिका ने इसे यूएन के नियमों का उल्लंघन बताया और रूस पर वहां की जनता पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। अमेरिका ने आरोप लगाया कि रूस ने सिर्फ और सिर्फ अपना कब्जा साबित करने के लिए यूक्रेन के लुहांस्क, डोनेस्क, जापोरिजिया और खरसोन में जनमत संग्रह करवाया। और अमेरिका के मुताबिक इस जनमत संग्रह के जरिए रूस ने वहां रहने वाले लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश की। हालांकि अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया कि वो रूस की तरफ से किए गए इन चुनाव या फिर उसके कब्जे को किसी भी कीमत पर मान्यता नहीं देगा। साथ ही उसने ये चेतावनी भी दी कि अगर किसी और देश ने रूस के इन चुनावों का समर्थन किया तो वो उस पर भी सख्त प्रतिबंध लगा देगा। उधर यूक्रेन जंग पर इलॉन मस्क के एक बयान ने खलबली मचा दी। इलॉन मस्क ने दावा किया कि उन्होंने काला सागर में रूस की फौज पर होने वाले यूक्रेन के एक बड़े हमले को नाकाम किया था। इलॉन मस्क के मुताबिक ये घटना पिछले साल हुई, जबकि यूक्रेन में जंग छिड़ने के एक हफ्ते बाद ही इलॉन मस्क ने अपनी सैटेलाइट के जरिए यूक्रेन की मदद शुरू कर दी थी। यहां तक कि रूस की फौज पर हुए कई बड़े हमलों के पीछे इलॉन मस्क के इंटरनेट को ही बड़ी वजह माना जाता रहा है, क्योंकि जंग छिड़ने के बाद से ही रूस की फौज ने यूक्रेन में इंटरनेट को ठप कर दिया था। लेकिन इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने सैटेलाइट से चलने वाले इंटरनेट की सेवा यूक्रेन की फौज के लिए शुरू कर दी थी। मस्क के इस बयान को रूस की तरफ उनके झुकाव की तरह भी देखा जा रहा है। इससे पहले उन्होंने यूक्रेन की जंग खत्म करने का पीस प्लान देकर भी लोगों को हैरान कर दिया था। इधर महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर मचे कोहराम के बीच अब वहां के धनगर समुदाय ने आरक्षण के लिए वहां के राजस्व मंत्री को निशाने पर ले लिया और उन पर हल्दी फेंक दी। धनगर समुदाय के संगठन धनगर आरक्षण कृति समिति के सदस्य अपनी मांग उठाने के लिए सोलापुर में राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल के पास पहुंचे थे। उन्होंने मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा, मगर इस दौरान उन्होंने अपनी नाराजगी भी जता दी। और तस्वीरों में धनगर आरक्षण कृति समिति का एक सदस्य महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल के ऊपर हल्दी डालता नजर आया। मंत्री पर हमला होता देख उनके सिक्योरिटी गार्ड तुरंत एक्शन में आ गए और उन्होंने हल्दी फेंकने वाले शख्स को पकड़कर जमकर पीट दिया। हालांकि पिटने के बावजूद वो आदमी अपनी आरक्षण की मांग उठाता रहा। धनगर समुदाय 10 साल से ज्यादा वक्त से अपने लिए अनुसूचित जनजाति आरक्षण की मांग कर रहा है, मगर जब इतने साल तक आरक्षण नहीं मिला तो मंत्री पर उनके संगठन का गुस्सा फूट पड़ा। इस बीच जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में चलती कार में स्टंट करने वाले एक लड़के के खिलाफ एक्शन ले लिया गया। उसकी स्टंटबाजी का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर वहां की पुलिस ने कार्रवाई की, क्योंकि वो अपनी कार की छत पर खड़े होकर स्टंट करता दिखा। स्टंटबाजी का जो वीडियो सामने आया उसमें वो लड़का उस चलती कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता नजर आया। इसके बाद वो कार की छत पर बैठ गया। कुछ देर तक छत पर बैठने के बाद वो उस कार की छत पर खड़ा हो गया। इस वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और उसकी गाड़ी को ब्लैकलिस्ट कर दिया। उधर ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुए हादसे का एक ऐसा सनसनीखेज वीडियो सामने आया जो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि वहां एक बेकाबू कार ने पहले पैदल चल रहे 3 लोगों को अपनी चपेट में लिया और फिर 2 गाड़ियों को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे एक आदमी की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। जिसके बाद वहां दहशत का माहौल पैदा हो गया। हर तरफ चीख पुकार मच गई और वहां लोगों की भारी भीड़ जुट गई, जिनमें कुछ लोग घायलों की मदद करते हुए नजर आए। जिसके बाद हादसे में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और आरोपी कार ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस बीच अमेरिका में एक कॉन्सर्ट के दौरान हुई फायरिंग की घटना से गन कल्चर पर सवाल उठने लगे, क्योंकि एक बार फिर वहां के टेनेसी में गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। गोलीबारी की इस घटना में एक आदमी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक एक कॉन्सर्ट के दौरान फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और उस मैदान को खाली करवा लिया गया। लेकिन इस घटना के बाद एक बार फिर से अमेरिका के गन कल्चर की चर्चा होने लगी, क्योंकि अमेरिका में बंदूक खरीदना बेहद आसान है, जिसकी वजह से लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल सितंबर तक ही अमेरिका में 470 फायरिंग की वारदात अंजाम दी गई, जबकि पिछले 3 साल में अमेरिका में हर साल 600 से ज्यादा गोलीबारी की घटनाएं हुई। इतना ही नहीं, अमेरिका में 1968 से 2017 के बीच फायरिंग की वारदात में करीब 15 लाख लोगों की जान चली गई। उधर ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि चीन के हैकरों ने डेटा चुराने के लिए कई देशों में खुफिया वायरस का जाल बिछा दिया। आरोप है कि ये हैकर कुछ फर्जी ऐप के जरिए अपने मिशन में जुटे हैं और उनका मकसद अलग अलग देशों में जासूसी कर चीन को फायदा पहुंचाना है। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक चीन के हैकरों ने कई देशों में खुफिया वायरस का जाल बिछा रखा है। यही नहीं, उन्होंने टेलीग्राम और सिग्नल समेत कई सोशल मीडिया ऐप के नाम पर फर्जी ऐप भी बना रखे हैं,
जिन्हें वो लिंक के जरिए अलग अलग देशों में लोगों को भेजते हैं और जैसे ही कोई इन ऐप को खोलता है चीन के हैकर उनके मोबाइल से डेटा चुरा लेते हैं। आरोप है कि चीन इसके जरिए कई देशों की जासूसी करने में जुटा है। दावा है कि जर्मनी, पोलैंड और अमेरिका तक इन हैकरों का शिकार बन चुके हैं। इनके अलावा यूरोप के कई दूसरे देशों और ऑस्ट्रेलिया में भी इनकी मौजूदगी की संभावना जताई गई। दूसरी तरफ चीन की सरकार ने अपने देश में लगाए आईफोन को बैन करने के फैसले का दायरा बढ़ा दिया, जिसका मतलब यह कि पहले चीन में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के आईफोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई गई थी। अब यह नियम हर सरकारी कर्मचारी पर लागू होगा। मतलब अब वहां कोई भी सरकारी कर्मचारी आईफोन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और इसके बदले चीन की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को उनके ही देश में बने फोन का इस्तेमाल करने का आदेश दिया। माना जा रहा है कि चीन इस फैसले से अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाने की फिराक में है, क्योंकि आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल अमेरिकी कंपनी है और अमेरिका के बाद चीन ही इस कंपनी का सबसे बड़ा बाजार है। ऐसे में चीन के फैसले से इस कंपनी के साथ साथ अमेरिका को भी बड़ा झटका लग सकता है। और चीन यही चाहता है, क्योंकि ताइवान समेत कई दूसरे मुद्दों पर चीन और अमेरिका के बीच इन दिनों तनाव चरम पर है। इस बीच आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल का एक बयान सुर्खियों में आ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसने ऐलान कर दिया कि वो आईफोन में मिले नए वायरस की शिकायतों की जांच करेगी और जल्दी इस समस्या का निपटारा भी करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एप्पल के मुताबिक इजराइल में बन रहे उसके आईफोन में एक जासूसी करने वाला वायरस पाया गया, जिसकी शिकायत आईफोन चलाने वाले कई लोगों ने की। और जब एप्पल ने इसकी जांच की तो वो वायरस उन अधिकारियों की पकड़ में आ गया, जिसके बाद एप्पल ने इजराइल की उस कंपनी को बैन कर दिया। साथ ही ये भरोसा भी दिया कि वो जल्द ही इस वायरस की समस्या से निपट लेगा। उधर चीन को जवाब देने के लिए फिलीपींस ने दक्षिण कोरिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर कर लिया, ताकि दोनों देशों के बीच कारोबारी रिश्ते मजबूत हो सकें। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत दो देशों के बीच कारोबार बढ़ाने के लिए सख्त नियमों में ढील देने के साथ कई तरह की सहूलियतें भी दी जाती हैं। फिलीपींस ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि वो चीन की विस्तारवादी नीति का दबाव झेल रहा है। क्योंकि दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस और चीन काफी समय से आमने सामने है। फिलीपींस का आरोप है कि चीन पूरे दक्षिण चीन सागर को अपनी बपौती मानता है और उसकी नजर वहां के द्वीपों पर कब्जा करने की है, जिसकी वजह से इन दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच फिलीपींस ने अपने दुश्मन को जवाब देने के लिए दक्षिण कोरिया के साथ कारोबारी समझौता कर लिया, जिसका मतलब है कि आने वाले दिनों में इन दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे और उनके जहाज पूर्वी चीन सागर के रास्ते आना जाना करेंगे। माना जा रहा है कि इस समझौते से चीन और भड़क सकता है, क्योंकि उस इलाके में भी वो अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आता। उधर नॉर्वे की एक बड़ी कंपनी ने चीन में अपने दफ्तर को बंद करने की तैयारी शुरू कर चीन को बड़ा झटका दे दिया। माना जा रहा है कि चीन की खराब आर्थिक हालत की वजह से ही नॉर्वे की कंपनी ने यह कदम उठाया, जिससे चीन को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचने की आशंका है, क्योंकि नॉर्गिस बैंक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट नाम की नॉर्वे की इस कंपनी ने चीन में अपना दफ्तर बंद करने की तैयारी शुरू कर दी। ये कंपनी नॉर्वे के सबसे बड़े बैंक से जुड़ी है और इसकी अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चीन की 850 से ज्यादा कंपनियों के शेयर इसके पास है, जिनकी कीमत 4200 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 35 लाख करोड़ है। माना जा रहा है कि इस फैसले से चीन को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि इन दिनों उसकी आर्थिक हालत खराब है। चीन की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है, जिसे देखते हुए कई यूरोपीय देशों और अमेरिका की भी कुछ कंपनियां पहले ही वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट चुकी हैं। उधर उत्तरी चीन के आर्दोस इलाके में हुए गैस रिसाव की खबर ने दुनिया भर में दहशत फैला दी, क्योंकि वहां एक केमिकल फैक्ट्री में गैस रिसाव होने लगा। अल अरबिया न्यूज के मुताबिक उस केमिकल फैक्ट्री में काम करने वाले 10 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई और उस केमिकल फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि उत्तरी चीन के आर्दोस इलाके में उस केमिकल फैक्ट्री में अचानक गैस रिसाव होने लगा। अल अरबिया न्यूज के मुताबिक उस केमिकल फैक्ट्री से भारी दबाव वाली गैस तेजी से निकलने लगी और पूरी फैक्ट्री परिसर में फैल गई, जिससे वहां काम करने वाले कई लोग उसकी चपेट में आ गए। बताया गया कि खतरनाक गैस की वजह से लोगों का दम घुटने लगा और 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं गैस रिसाव की घटना के बाद आसपास के इलाकों में लोग खौफ से भर गए। उधर यूरोप के देश नॉर्दर्न आयरलैंड से चौंकाने वाली एक खबर सामने आई, जो सुर्खियां बन गई, क्योंकि वहां आतंकियों के खिलाफ मार्च निकाल रही पुलिस को लोगों ने निशाना बनाया। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई वो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, क्योंकि उनमें मार्च निकाल रही पुलिस पर कई लोग पत्थर बरसाते नजर आए। बताया गया कि पुलिस पर पेट्रोल बम और पत्थरों से हमला किया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गए। इतना ही नहीं, उन लोगों ने पुलिस की गाड़ियों पर भी कब्जा कर लिया। बताया गया कि पुलिस की एक टीम आतंकियों के खिलाफ मार्च निकाल रही थी, उसी दौरान उन पर पत्थरों से हमला कर दिया गया। उधर अफ्रीकी देश माली एक दिन में 2 आतंकी हमलों से दहल उठा। हमले इतने भयानक थे कि उनमें 64 लोगों की मौत हो गई और कई लोग बुरी तरह घायल हो गए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक वहां आतंकियों ने 2 अलग अलग हमले किए, जिनमें पहले उन्होंने नाइजर नदी में लोगों से भरी एक नाव को निशाना बनाया और उस नाव पर एक के बाद एक 3 रॉकेट दागे, जिसकी वजह से नाव के परखचे उड़ गए और उसमें सवार 49 लोगों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक दूसरा आतंकी हमला माली की सेना के एक ठिकाने पर किया गया, जिसमें माली के 15 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। अल जजीरा के मुताबिक दोनों हमलों की जिम्मेदारी आतंकी संगठन अल कायदा से जुड़े एक संगठन ने ली।
इधर उत्तर प्रदेश की घोसी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार सुधाकर सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान को हरा दिया। हालांकि शुरुआती दौर में बीजेपी को बढ़त मिली, लेकिन आखिर में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह जीत गए। बीजेपी ने इस सीट पर दारा सिंह चौहान को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो करीब 43,000 वोट से हार गए। उधर उत्तराखंड की बागेश्वर सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की उम्मीदवार पार्वती दास ने जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार बसंत कुमार को हराया, जिन्हें करीब 31,000 वोट मिले, जबकि बीजेपी की उम्मीदवार पार्वती दास को 33,000 से ज्यादा वोट मिले। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार बसंत कुमार को 2,405 वोटों से हराया। इधर शेयर बाजार में हुई जबरदस्त खरीदारी की वजह से लगातार छठे दिन शेयर बाजार हरे निशान पर बंद हुआ। लगातार 6 दिनों में सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 3% की तेजी दर्ज की गई। और कारोबार बंद होने के वक्त बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 333 अंकों की छलांग लगाकर 66,598 पर पहुंच गया, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 93 अंक उछलकर 19,820 पर बंद हुआ। इस दौरान रियल एस्टेट, ऑयल एंड गैस, पावर और कैपिटल गुड्स के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी दर्ज की गई। इधर उत्तर प्रदेश के संभल से झकझोर कर रख देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक दंपति अपनी बेटी का शव लेकर दर दर भटकता नजर आया। पति पत्नी ने आरोप लगाया कि जिला अस्पताल ने उनकी बेहोश बेटी को मरा हुआ बताकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इस बात पर उनका गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अस्पताल से अपनी बेटी का शव छीन लिया और उसे गोद में उठाकर पैदल ही निकल गए। और इस घटना की सामने आई तस्वीरों में कभी वो आदमी अपनी बेटी का शव लेकर चलता दिखा, तो कभी उसकी पत्नी शव को गोद में लिए नजर आई। दोनों ये मानने को तैयार ही नहीं दिखे कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है। पोस्टमार्टम करेंगे, मर कैसे गई, बेहोश है लड़की। वहीं संभल जिला अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि 12 साल की वो बच्ची अस्पताल में मृत ही लाई गई थी और उसके शरीर पर किसी जहरीले जानवर के काटने के कोई निशान नहीं थे। लगा कि ये कुछ और गड़बड़ मामला है, इसलिए हम लोगों ने उनको पोस्टमार्टम की सलाह दी। मगर बताया गया कि उस बच्ची के माता पिता अस्पताल से उसका शव छीन कर ले गए। उधर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बागडोर अपने हाथों में लेने के बाद वहां की सेना ने काले धन के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने का ऐलान कर दिया। 2 रोज पहले ही पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अपने देश को सबसे बड़े आर्थिक संकट से उबारने के लिए मोर्चा संभाला था। और इसी कड़ी के तहत पाकिस्तान की सेना ने काले धन के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान शुरू करने की घोषणा कर दी। यही नहीं, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए भी वहां की सेना सख्त मुहिम चलाने की तैयारी में है, ताकि पाकिस्तान की आर्थिक हालत को संभाला जा सके। 2 रोज पहले ही पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बागडोर अपने हाथों में लेने के बाद सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने कई ऐलान किए थे। उन्होंने अपने देश में कारोबारियों का भरोसा जीतने के लिए एक निवेश परिषद का भी गठन किया। साथ ही बड़े उद्योगपतियों के साथ कई दौर की बैठकें भी की थी। खबर है कि आसिम मुनीर पाकिस्तान के पुराने दोस्तों यूएई, सऊदी अरब और कतर समेत कई देशों से भी बातचीत करने में जुटे हैं, ताकि उनके देश को जल्द फंड मिल सके। इस बीच खबर है कि कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान को एक और झटका लग सकता है, क्योंकि वहां के मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के विमानों को जरूरी पुर्जे देने से विदेशी कंपनियों ने मना कर दिया। पाकिस्तान ने अमेरिकी कंपनी बोइंग और फ्रांस की कंपनी एयरबस से पुर्जों की मांग की थी, लेकिन इन दोनों ही कंपनियों ने पाकिस्तान की खस्ता हालत की वजह से उसकी मांग को ठुकरा दिया, जिसका असर यह हुआ कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के पास मौजूद 13 में 5 विमान ठप हो गए। और अगर ये पुर्जे जल्द न मिले तो अगले हफ्ते तक 4 और प्लेन उड़ने लायक नहीं बचेंगे, जिसका सीधा मतलब ये हुआ कि आर्थिक बदहाली की वजह से वहाँ की सरकारी विमान कंपनी बंद हो जाएगी, क्योंकि उसके पास मौजूद विमानों को चलाने के लिए जिन जरूरी पुर्जों की जरूरत है, उन्हें खरीदने में पाकिस्तान के पसीने छूट जाएंगे। यही वजह रही कि बोइंग और एयरबस दोनों ही कंपनियों ने पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया। इधर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हुई एक गोलीबारी की घटना से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के होश उड़ गए। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां कुछ हमलावरों ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के एक कमांडर को सरेआम गोली मार दी, जिससे अबू कासिम कश्मीरी नाम के उस खूंखार आतंकी की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलाकोट में कुछ हमलावरों ने अबू कासिम कश्मीरी की रैकी की और फिर उसे मस्जिद में ही गोलियों से भून दिया, जिसकी वजह से लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर अबू कासिम कश्मीरी की मौत हो गई। हालांकि ये गोलीबारी किसने की इसका पता नहीं चल पाया, पर POK में मारे गए आतंकी की वजह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के होश उड़ गए। इस बीच खबर है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर आत्मघाती हमला हो गया। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक वहां एक बंद पड़े एयरपोर्ट के पास बम से लैस एक हमलावर ने खुद को उड़ा लिया और इस घटना से वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक उस हमलावर ने अपने शरीर पर विस्फोटक बांधकर सुरक्षा बल की एक गाड़ी के करीब खुद को उड़ा लिया। हालांकि गनीमत ये रही कि उस धमाके में कोई भी घायल नहीं हुआ। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक उस हमलावर ने खैबर पख्तूनख्वा के वजीरिस्तान में बंद पड़े बन्नू एयरपोर्ट के करीब खुद को उड़ाया, जिसके बाद पाकिस्तान के सुरक्षा बल ने उस इलाके की घेरेबंदी कर दी और उस धमाके के लिए जिम्मेदार आरोपियों की तलाश में जुट गए। उधर दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना से ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। हुआ ये कि वहां 2 चोर एक कार चुराकर भागने की फिराक में थे, मगर पुलिस उनके पीछे पड़ गई और फिर बीच सड़क पर चोर पुलिस का ऐसा खेल शुरू हुआ मानो किसी एक्शन फिल्म का सीन हो, क्योंकि पुलिस को कई किलोमीटर तक दौड़ाने के बाद चोरी की उस कार का एक्सीडेंट भी हो गया।
पुलिस को पीछे पड़ा देख चोरों ने ऐसे अंधाधुंध गाड़ी भगानी शुरू कर दी जैसे कारों की रेस लगी हो। उन्होंने कभी कार दाएं घुमाई तो कभी बाएं, इधर से उधर खूब लेन भी बदली, मगर तभी एक मोड़ पर वो तेज रफ्तार कार किनारे से टकराकर क्रैश हो गई। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद माँ, डेडलाइन तो मेरी है, तुम क्यों उठ गई इतनी जल्दी? मैं नहीं कर पाऊंगी ये सब अपने बच्चों के लिए। पहले ना मैं भी यही कहती थी। प्यार से चाय बनाते, प्यार से रिश्ते निभाते। वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। मैंने फैन से पूछा था कि कौन से वेलनेस ड्रिंक की रेसिपी जानना चाहेंगे, एंड दे चोज मसाला चाय। हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ हैं। 7 मसालों की गुडनेस जो बढ़ाए आपकी वेलनेस। परफेक्ट मसाला चाय कोई भी बना पाए। वाघ बकरी स्पाइस टी। तो बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से जुड़ी। वहां अफगानिस्तान बॉर्डर पर मौजूद खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्राल में आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सरगना नूर वली महसूद पहुंच गया। उसके वहां पहुंचने का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो अपने कुछ हथियारबंद लड़ाकों के साथ नजर आया। चित्राल पाकिस्तान का वो इलाका है जिस पर टीटीपी ने कब्जा का दावा किया है। पाकिस्तान के मीडिया का दावा है कि चित्राल पर कब्जा करने के लिए टीटीपी के सैकड़ों आतंकियों ने वहां हमला किया था। दावा यह भी किया गया कि टीटीपी के आतंकी न सिर्फ चित्राल बल्कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगित बाल्टिस्तान पर भी कब्जा करने के इरादे से घुसे थे और उसी प्लान के तहत टीटीपी के लड़ाकों ने एक रोज पहले चित्राल को घेर कर उस पर बहुत बड़ा हमला किया। बाद में उसने पूरे इलाके पर कब्जा करने का दावा किया। खबर है कि टीटीपी के लड़ाकों के हाथों खैबर पख्तूनख्वा में पिटने के बाद पाकिस्तानी सेना ने लोगों से चित्राल की खबरें न फैलाने की गुहार लगाई। टीटीपी का दावा है कि इसके बाद पाकिस्तान ने टीटीपी के इस दावे को नकार दिया, लेकिन वहां से आए एक वीडियो की वजह से उसकी पोल खुल गई, क्योंकि उस वीडियो में पाकिस्तानी सेना के एक बड़े अधिकारी वहां रहने वाले लोगों से चित्राल की घटना का जिक्र नहीं करने की अपील करते दिखे। ये चीज ना फैलाए, ये चित्राल में ये हो गया, चित्राल में वो हो गया, चित्राल में ये हो गया। यही नहीं, खबर है कि पाकिस्तानी सेना ने वहां के मीडिया को चित्राल में टीटीपी के हमले से जुड़ी कोई भी खबर नहीं दिखाने के निर्देश दिए। टीटीपी का दावा है कि अफगानिस्तान की सीमा के पास मौजूद चित्राल पर पूरी तरह उनका कंट्रोल है। वहां से आए एक दूसरे वीडियो में हथियारों से लैस कुछ लोग एक पहाड़ी पर चलते दिखाई दिए। दावा किया गया कि ये टीटीपी के आतंकी हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया। इधर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्राल जिले पर कब्जा करने के बाद आतंकी संगठन टीटीपी ने अपने लड़ाकों की तस्वीरें जारी की। अफगानिस्तान की सीमा के पास मौजूद इस इलाके पर एक रोज पहले ही टीटीपी ने कब्जा करने का दावा किया और उसका यह भी दावा है कि उसके इस ऑपरेशन में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 100 से ज्यादा सैनिकों को उन्होंने बंधक बना लिया। इसी कड़ी में पाकिस्तान का तालिबान कहे जाने वाले टीटीपी ने पाकिस्तान के चित्राल जिले पर कब्जा करने वाले कुछ लड़ाकों की तस्वीरें जारी की। जो तस्वीरें सामने आई उनमें टीटीपी के आतंकी कमांडो की ड्रेस में नजर आए। आधुनिक हथियारों से लैस होने के साथ आतंकी बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहने दिखाई दिए। दावा किया गया कि आतंकियों के पास जो हथियार नजर आए वो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के सैनिक इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा टीटीपी के आतंकी रात में देखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नाइट विजन गॉगल से भी लैस दिखे। और अफगानिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्राल पर तालिबानी लड़ाकों के साथ मिलकर आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमले को अंजाम दिया। पाकिस्तान की सेना ने भी यह आरोप लगाया कि टीटीपी के आतंकियों ने हमले के लिए अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किया। हालांकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के आरोपों को खारिज कर दिया, लेकिन अफगानिस्तान के मीडिया का दावा है कि चित्राल पर हमले में न सिर्फ टीटीपी के आतंकी बल्कि तालिबानी लड़ाके भी शामिल थे। यह भी दावा किया गया कि तालिबान के इशारे पर ही कुछ रोज पहले इस संगठन में करीब 60 तालिबानी लड़ाके शामिल हुए थे। खबर है कि टीटीपी का इरादा चित्राल ही नहीं बल्कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पर कब्जा करने का है, क्योंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान के इस प्रांत को अपना बताता है और उसका आरोप है कि पाकिस्तान ने इस पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जबकि पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी तालिबान का ही हिस्सा है और वो उनके इशारे पर पाकिस्तान को निशाना बना रहा है। इधर पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि आतंकी संगठन टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का प्लान खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद गिलगित बाल्टिस्तान तक हमला करना था। दावा यह भी है कि टीटीपी ठीक उसी तरह हमले कर रहा है जिस तरह 2018 में तालिबान ने अफगानिस्तान की सेना को निशाना बनाना शुरू किया था। मतलब इस आतंकी संगठन ने पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने की योजना बनाई थी और उसी के तहत टीटीपी के आतंकियों ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के चित्राल जिले पर हमला बोला। दावा किया गया कि इस हमले में करीब 200 आतंकी शामिल थे, जिन्होंने पूरे इलाके को घेरकर पाकिस्तानी सेना के कैंपों को निशाना बनाया। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया का दावा है कि टीटीपी का मकसद सिर्फ चित्राल पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि उसके आतंकी खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद
गिलगित बल्टिस्तान तक हमले की योजना बनाकर घुसे थे। इस हमले की अहमियत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि खुद टीटीपी का सरगना नूर वली महसूद अफगानिस्तान की सीमा में बैठकर इसकी अगुवाई कर रहा था। उधर ताइवान में हाइक्वी तूफान ने हांगकांग में भी जबरदस्त तबाही मचाई। ताइवान में 4 साल में पहला तूफान आया जिसने वहां सब उलट-पुलट कर दिया और उसके बाद ये तूफान हांगकांग पहुंच गया, जहां इस तूफान की वजह से इतनी बारिश हुई कि देखकर लगा जैसे पूरा का पूरा हांगकांग डूब जाएगा। क्योंकि हाइक्वी तूफान की वजह से हांगकांग में रिकॉर्ड तोड़ बारिश ने सड़कों को डुबो डाला। सड़कों पर समंदर की लहरों जैसा पानी बहता देखकर डर लगने लगा। जगह जगह लोग फंस गए, स्टेशन आधे डूब गए और मॉल में पानी भर गया। गाड़ियां भी सड़कों पर भरे पानी में आधी डूब गईं। बसों और बड़ी गाड़ियों का भी वही हाल नजर आया। हाइक्वी तूफान की वजह से हांगकांग में आधी रात को आसमान से आफत बरसी और रात में ही लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जो जहां था वहीं फंस गया क्योंकि लहरों ने उनका रास्ता रोक दिया, जिसका असर हांगकांग की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा क्योंकि जबरदस्त बारिश की वजह से हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज बंद करनी पड़ी। वहां की सड़कों पर इस कदर पानी जमा हो गया कि कई स्कूल भी बंद कर दिए गए। क्योंकि हांगकांग की सड़कों पर भरे पानी ने वहां की सरकार के पसीने छुड़ा दिए। वहां के मौसम विभाग ने जो आंकड़े जारी किए उनसे यह जाहिर हो गया कि हांगकांग में 12 घंटों में ऐसी बारिश हुई जिसने 1952 का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसकी वजह से हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज बंद करनी पड़ गई। स्कूल और कई रास्ते भी बंद किए गए। मौसम विभाग का कहना है कि पानी उतरने में कई घंटे लग जाएंगे, यानी अगले कुछ दिन तक हांगकांग की रफ्तार थमी रहेगी, जिससे उसका डबल नुकसान होगा। क्योंकि हाइक्वी से पहले साओला तूफान की वजह से पिछले हफ्ते भी हांगकांग बंद था। यानी ताइवान के बाद हाइक्वी तूफान ने हांगकांग को की भी मुसीबत बढ़ाई। जबकि पहले अनुमान लगाया गया था कि ताइवान के तट से टकराने के बाद यह तूफान कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन उसकी रफ्तार उतनी कम नहीं हुई जितनी उम्मीद की गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि हांगकांग कुछ घंटों की बारिश में डूबने की कगार पर पहुंच गया। हाइक्वी तूफान दक्षिण चीन सागर से उठकर ताइवान के दक्षिणी इलाके की ओर बढ़ा, जहां 155 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली। जिसके बाद इस तूफान ने चीन के दक्षिणी इलाकों खासकर फुजियान प्रांत में तबाही मचाई और फिर इस तूफान का कहर हांगकांग पर टूटा, जहां मौसम विभाग ने ब्लैक रेन स्टॉर्म की चेतावनी दी, जिसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटे में 70 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश का अनुमान लगाया गया, जो सच साबित हुआ क्योंकि वहां 1 घंटे में इससे ज्यादा बारिश हो गई। उधर बाढ़ से बेहाल यूरोप के देश ग्रीस में लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए ड्रोन का सहारा लिया गया, क्योंकि वहां के कुछ हिस्सों में बाढ़ ने ऐसा कोहराम मचाया कि जमीन के रास्ते मदद पहुंचाना मुश्किल हो गया, जिसकी वजह से कई इलाकों में फंसे लोगों की मदद के लिए ड्रोन का सहारा लिया गया। वहां से आई तस्वीरों में ड्रोन लोगों तक दवाइयां और खाने पीने का जरूरी सामान पहुंचाता नजर आया, जिसके बाद मुसीबत में पड़े लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि मूसलाधार बारिश की वजह से वहां की नदियां उफान पर बहने लगी, बांध टूट गए। पानी की तेज रफ्तार के सामने कई सड़कें और पुल टिक नहीं पाए और बह गए। कई इलाके तहस नहस हो गए। वहां रहने वाले लोगों की गाड़ियां और सामान बाढ़ की भेंट चढ़ गया। बताया गया कि बाढ़ की वजह से वहां 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता बताए गए और करीब 2000 लोग बाढ़ की वजह से फंस गए, जिनको सुरक्षित बाहर निकालने के लिए वहां की रेस्क्यू टीम दिन रात जुट गई। इधर महाराष्ट्र के नासिक में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश में गोदावरी नदी में बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से प्रशासन ने उसके आसपास के इलाकों में खतरे का अलर्ट जारी कर दिया और वहां रह रहे लोगों से अपने घरों में रहने की अपील की। बड़ी खबर आ रही है उत्तर कोरिया से, जिसने अपने सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका और दक्षिण कोरिया को जवाब देने के लिए नया हथियार लॉन्च कर दिया है। उत्तर कोरिया का यह नया हथियार एक पनडुब्बी है जो परमाणु हथियार दागने की भी क्षमता रखती है। इससे पहले अमेरिका को जवाब देने के लिए उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन लगातार घातक मिसाइलों का परीक्षण करते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने समंदर में अपने दुश्मन को चित करने के लिए परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी को उतार दिया। मतलब ये कि किम जोंग उन ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली, क्योंकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया लगातार उसकी सीमा के नजदीक मिलिट्री ड्रिल करने में जुटे हैं। पिछले महीने की 31 तारीख को भी इन दोनों देशों ने उत्तर कोरिया को डराने के लिए उसकी समुद्री सीमा के पास जंग लड़ने का अभ्यास किया था। और उत्तर कोरिया के मीडिया के मुताबिक अपने दुश्मनों को जवाब देने के लिए किम जोंग उन ने इस बार मिसाइल की जगह ताकतवर पनडुब्बी लॉन्च कर दी। इस पनडुब्बी का नाम हीरो किम कुन ओक रखा गया, जो अपने दुश्मनों पर परमाणु मिसाइल दागने की ताकत रखती है। 2 दिन पहले उत्तर कोरिया ने इस खतरनाक पनडुब्बी को लॉन्च किया, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उन तस्वीरों में उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी दिखाई दिए। उत्तर कोरिया ने दावा किया कि ये एक ऐसा हथियार है जो समंदर में दुश्मनों को पलक झपकते ही तबाह कर सकता है। मतलब इस पनडुब्बी को लॉन्च कर उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया को यह साफ कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर उनके आगे झुकने वाला नहीं है। उधर दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना से ऐसा वीडियो सामने आया जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। हुआ ये कि वहां 2 चोर एक कार चुराकर भागने की फिराक में थे, मगर पुलिस उनके पीछे पड़ गई और फिर बीच सड़क पर चोर पुलिस का ऐसा खेल शुरू हुआ मानो किसी एक्शन फिल्म का सीन हो। क्योंकि पुलिस को कई किलोमीटर तक दौड़ाने के बाद चोरी की उस कार का एक्सीडेंट भी हो गया। पुलिस को पीछे पड़ा देख चोरों ने ऐसे अंधाधुंध गाड़ी भगानी शुरू कर दी जैसे कारों की रेस लगी हो। उन्होंने कभी कार दाएं घुमाई तो कभी बाएं, इधर से उधर खूब लेन भी बदली।
मगर तभी एक मोड़ पर वो तेज रफ्तार कार किनारे से टकराकर क्रैश हो गई। कार के हादसे का शिकार होने के बाद लगा कि अब पिक्चर खत्म, मगर तभी दोनों में एक चोर कार से उतरकर दौड़ लगाता नजर आया। हालांकि चोरों की कोशिश फेल हो गई, क्योंकि बताया गया कि आखिरकार दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ ही गए। इधर बिहार के भोजपुर में धार्मिक यात्रा के दौरान हुए पथराव के बाद दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क गई और झड़प में कई लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। और वहां से सामने आए एक वीडियो में पुलिसकर्मी गश्त लगाते दिखाई दिए। उन दोनों भाइयों को जो है अभी डिटेन कर लिया गया है। वहीं हिंसक झड़प के बाद पुलिस के जवान लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते नजर आए। इस बीच नेपाल में भारत के खिलाफ बोलकर चीन के राजदूत बुरे फंस गए। नेपाल की मीडिया के मुताबिक राजधानी काठमांडू में चीन के दूतावास के बाहर कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। यहां तक कि नेपाल के कुछ सांसदों ने चीन के राजदूत को वापस भेजने की मांग कर दी, क्योंकि 2 दिन पहले चीन के राजदूत ने भारत और नेपाल के संबंधों पर विवादास्पद बयान दिया था। नेपाल में चीन के राजदूत ने भारत का पड़ोसी होने को नेपाल का दुर्भाग्य बताया था। हालांकि उनके इस बयान के तुरंत बाद ही नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रकाश सऊद ने 2 टूक जवाब दिया और कहा कि नेपाल भाग्यशाली है कि उसके पास भारत जैसा पड़ोसी है। इस बीच चीन के राजदूत के खिलाफ नेपाल के लोगों में गुस्सा दिखा। काठमांडू में चीनी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया गया, जबकि वहाँ के कुछ सांसदों ने नेपाल सरकार से उन्हें वापस चीन भेज देने की मांग कर दी। उधर दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया के जंगल में लगी आग करीब 5000 हेक्टेयर तक फैल गई। जंगल में लगी आग ने वहां के नेम्बीगुआसू क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। ये वो इलाका है जहां के जंगल को बोलिविया की सरकार ने संरक्षित किया है, लेकिन इस बार वहां जंगल में ऐसी आग लगी कि हालात काबू से बाहर हो गए। क्योंकि आग दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया के जंगल में करीब 5000 हेक्टेयर तक फैल गई। जैसे हालात हैं, उन्हें देखकर लगा कि आग और फैलेगी, क्योंकि बोलिविया के नेम्बीगुआसू क्षेत्र में लगी आग पर काबू पाना फायर ब्रिगेड के लिए मुश्किल हो गया। नतीजा ये हुआ कि दिन हो या रात आग का रूप डरावना होता गया। आग के धुएं की वजह से आसमान काला पड़ गया। जंगल के अलग अलग हिस्सों में लगी आग दूर से ही नजर आने लगी, क्योंकि आग बोलिविया के नेम्बीगुआसू के 5000 हेक्टेयर क्षेत्र तक फैल गई। बोलिविया सरकार ने नेम्बीगुआसू क्षेत्र को संरक्षित किया है, लेकिन फायर ब्रिगेड के लिए वहां आग बुझाना मुश्किल हो गया। खबर है कि मदद के लिए हेलीकॉप्टर भी भेजे गए, क्योंकि आग पूरे के पूरे नेम्बीगुआसू इलाके के जंगल को जलाने पर उतारू नजर आई। बोलिविया के जंगल अमेज़न के जंगल का हिस्सा है, जहां पिछले कुछ सालों से लगातार भयंकर आग लग रही है, जिसने दुनिया भर को परेशान कर दिया, क्योंकि अमेज़न के जंगल दुनिया के सबसे घने जंगलों में एक है। जिसमें आग लगने का मतलब है पर्यावरण संतुलन में जबरदस्त गड़बड़ी। आंकड़े बताते हैं कि वहां ज्यादातर आग तब लगती है जब किसान फसल की जमीन तैयार करने के लिए पेड़ जला डालते हैं और आग बेकाबू हो जाती है। ये घटना हर साल जुलाई अगस्त के महीने में होती है। इस बार भी यही हुआ और ब्राजील के जंगलों में लगी आग बोलिविया तक फैल गई, क्योंकि अमेज़न के जंगल दुनिया के 9 देशों में फैले हैं, जिनमें ब्राजील, पेरू, कोलंबिया और बोलिविया जैसे देश शामिल हैं। इस जंगल का सबसे बड़ा हिस्सा ब्राजील में है, जहां पहले से आग लगी हुई है और अब यह आग बाकी देशों में भी फैलने लगी है। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक दक्षिण चीन सागर के विवादित हिस्से में चीन के जहाजों के पहुंचने पर फिलीपींस भड़क गया। फिलीपींस की नौसेना ने उस इलाके में चीन के कोस्ट गार्ड पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया, क्योंकि फिलीपींस की नौसेना के मुताबिक चीन के कोस्ट गार्ड ने उनके एक जहाज को रोकने की कोशिश की और चीन की ओर से यह हरकत उस वक्त की गई जब फिलीपींस का वो जहाज जरूरी सामान लेकर स्प्रैटली आइलैंड्स के करीब से गुजर रहा था। दक्षिण चीन सागर में मौजूद स्प्रैटली आइलैंड्स उन विवादित हिस्सों में एक है जिसे चीन, ताइवान, वियतनाम और फिलीपींस अपना बताते हैं, लेकिन चीन अपनी ताकत के दम पर दूसरे देशों के दावों को दबाने की कोशिश करता है। इस बीच जब वहां से गुजरने वाले फिलीपींस के जहाज को चीन की ओर से रोकने की कोशिश की गई तो फिलीपींस भड़क गया और उसने चीन को हद में रहने की नसीहत दे डाली। इधर त्रिपुरा में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने दोनों सीटों पर बड़े अंतर से जीत दर्ज कर ली, जिसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने ट्वीट कर इस जीत पर खुशी जताई। क्योंकि बक्सरनगर विधानसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार तफज्जुल हुसैन ने सीपीआईएम के उम्मीदवार को करीब 30,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। वहीं धनपुर विधानसभा सीट पर भी बीजेपी उम्मीदवार बिंदु देवनाथ ने करीब 19,000 वोटों से जीत दर्ज की। उधर इंग्लैंड से 12 फुट लंबे अजगर को पकड़ने का एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसके बाद पूरी दुनिया में वहां के पुलिस वालों की तारीफ होने लगी, क्योंकि दावा किया गया कि वहां के वन विभाग के कर्मचारियों के मौजूद न होने पर पुलिस वालों ने ही उस खतरनाक अजगर को पकड़ने का फैसला कर लिया। और वहां के वेस्ट ब्रोमिच इलाके में इस खतरनाक काम को अंजाम देने में पुलिस कामयाब हो गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें 3 पुलिस वाले 12 फीट लंबे उस अजगर को एक सड़क पर बेखौफ होकर पकड़ते हुए नजर आए। उनमें एक पुलिसकर्मी उसके मुंह को एक कपड़े से ढकता दिखा, जिसके बाद तीनों पुलिस वालों ने उस अजगर को उठाना शुरू कर दिया, लेकिन उसका वजन इतना ज्यादा था कि इस काम के लिए एक और पुलिस वाले को आगे आना पड़ा, जिसके बाद उस अजगर को सड़क से हटा दिया गया और पुलिस वाले उसे उठाकर ले जाते हुए दिखे। उधर ईरान ने अमेरिका के समर्थन वाले एक गुट से जुड़े कई लोगों को पकड़ने का दावा किया, जिन पर ईरान में दंगे भड़काने की साजिश रचने के आरोप लगे। ईरान के मीडिया के मुताबिक जिन लोगों को पकड़ा गया उन्हें अमेरिका के विदेश विभाग से फंड मिलता था।
ताकि वो हिजाब आंदोलन में एक बार फिर जान फूंक सके। ईरान के मीडिया के मुताबिक अमेरिका के समर्थन वाले उस गुट से जुड़े लोग हिजाब आंदोलन की आग को दोबारा हवा देने में जुटे थे। इतना ही नहीं, दावा तो यहाँ तक किया गया कि वो लोग इसके लिए ईरान में बड़े पैमाने पर दंगे फैलाने की साजिश भी रच रहे थे ताकि वहां की सरकार को सत्ता से हटाया जा सके। लेकिन ईरान के मीडिया के मुताबिक जब इसकी भनक ईरान की सेना की ब्रांच IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर को लगी तो उसने अमेरिका के समर्थन वाले उस गुट के लोगों को दबोच लिया। उधर अफ्रीकी देश नाइजर में फ्रांस के बाद अमेरिका ने भी अपने सैनिकों को निकालना शुरू कर दिया। 2 महीने पहले नाइजर की सेना ने वहां के राष्ट्रपति को नजरबंद कर सत्ता पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद नाइजर की सेना ने फ्रांस के अधिकारियों और उसके सैनिकों का वहां रहना मुश्किल कर दिया, क्योंकि नाइजर पर 1960 तक फ्रांस का कब्जा था और उसके बाद भी फ्रांस ने वहां अपनी सेना तैनात रखी। लेकिन सैन्य तख्तापलट होते ही नाइजर के ज्यादातर लोग फ्रांस के विरोध में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने लगे, जिसे देखते हुए फ्रांस ने नाइजर से अपने कई सैनिक वापस बुला लिए। लेकिन इस अफ्रीकी देश में फ्रांस के अलावा लंबे समय से अमेरिका के भी कई सैनिक तैनात हैं और फ्रांस की सेना की ही तरह अमेरिकी सैनिकों का भी वहां जबरदस्त विरोध हो रहा है। इन हालात को देखते हुए अमेरिका ने भी अपने सैनिकों को नाइजर से निकालना शुरू कर दिया। माना जाता है कि अमेरिका के 1000 से ज्यादा सैनिक वहां मौजूद हैं। इस बीच अमेरिकी IT कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने एक ऐसा दावा किया जिसने सारी दुनिया में खलबली मचा दी। ऐसा इसलिए क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के हैकरों ने रूस का खुफिया डेटा चुराने की कोशिश की, जबकि यूक्रेन में जारी जंग की शुरुआत से ही किम जोंग उन पुतिन का समर्थन करते नजर आए हैं। और ऐसे में अमेरिकी IT कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के इस दावे ने सबको हैरत में डाल दिया, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के मुताबिक उत्तर कोरिया के हैकरों ने रूस के कई बड़े अधिकारियों को निशाने पर लेते हुए उसकी वायुसेना की खुफिया जानकारी में सेंध लगाने की कोशिश की। दावा किया गया कि इसके लिए उत्तर कोरिया के हैकरों ने मार्च में रूस के कई बड़े अधिकारियों को निशाने पर लिया और उनके जरिए रूसी रक्षा विभाग के खुफिया डेटा तक पहुंचने की कोशिश की, जिसकी खबर लगते ही माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी जानकारी अमेरिका में मौजूद रूस के दूतावास और रूस के रक्षा मंत्रालय तक पहुंचा दी। इधर उत्तर प्रदेश में वाराणसी के जिला जज ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वे से जुड़ा बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने पुरातत्व विभाग की अर्जी पर सर्वे की सीमा को 8 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया, जिसके बाद ASI को ज्ञानवापी में सर्वे का काम पूरा करने के लिए 56 दिनों का और समय मिल गया। इससे पहले कोर्ट में 2 सितंबर को ASI को सर्वे रिपोर्ट सौंपनी थी। उधर पश्चिम बंगाल की दुबगुड़ी सीट पर हुए उपचुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी TMC ने बाजी मार ली। विधानसभा चुनाव के दौरान इस सीट पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था, लेकिन बीजेपी विधायक विष्णुपद राय की मौत के बाद खाली हुई सीट पर उपचुनाव हुए और कांटे के मुकाबले में ममता बनर्जी की पार्टी TMC के निर्मल चंद्र रॉय ने वहां 4300 वोटों से जीत दर्ज कर ली, जिसके बाद ममता बनर्जी समेत कई TMC नेताओं ने धूपगुड़ी की जनता का ट्वीट कर शुक्रिया अदा किया। इधर बेंगलुरु में कावेरी नदी का पानी तमिलनाडु को देने के मुद्दे पर बीजेपी ने कर्नाटक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तमिलनाडु को पानी दिए जाने की वजह से कर्नाटक के सामने पानी का संकट खड़ा होने का आरोप लगाया और सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की। साथ ही उन्होंने तमिलनाडु को दिए जाने वाले पानी को तुरंत रोकने की मांग की। बीजेपी का आरोप है कि अपने गठबंधन के साथी को खुश करने के लिए कांग्रेस सरकार ने तमिलनाडु को पानी देने का फैसला किया। और बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस के इसी फैसले के कारण कर्नाटक के किसानों के लिए मुसीबत खड़ी हो गई। कावेरी नदी के जल का विवाद दशकों पुराना है, क्योंकि कर्नाटक से निकलने वाली कावेरी नदी 320 किलोमीटर कर्नाटक में है और नदी का 416 किलोमीटर का हिस्सा तमिलनाडु में है। लेकिन कांग्रेस ने सफाई दी कि नदी पर एक बांध बनाकर ये परेशानी खत्म हो सकती है और उस बांध के प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार से हरी झंडी नहीं मिल रही। Permit us to start working on Mekedatu, Madai. कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी राज्य सरकार के कामकाज में जानबूझकर अड़ंगा लगा रही है। इस बीच आरजेडी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के एक विवादास्पद बयान पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया और उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाने की मांग उठा दी। 2 दिन पहले एक कार्यक्रम में जगदानंद सिंह ने बयान दिया था कि टीका लगाने वालों ने देश को गुलाम बनाया था और इसी बात पर बीजेपी का खून खौल उठा और पटना में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को टीका लगाकर जगदानंद सिंह का विरोध किया। बीजेपी कार्यकर्ता सड़क से गुजरते आम लोगों को भी टीका लगाते नजर आए। बीजेपी ने राबड़ी देवी के लालू यादव को टीका लगाते हुए एक तस्वीर दिखाकर जगदानंद सिंह को घेरा और फिर उनकी तस्वीर पर चप्पलें मारकर उसे जला दिया। सनातन विरोधी हाय 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 हाय। 2 दिन पहले पटना में आरजेडी के दफ्तर में हुए कार्यक्रम में बीजेपी और आरएसएस को आड़े हाथ लेते हुए जगदानंद सिंह ने ऐसा बयान दिया था जिस पर विवाद खड़ा हो गया था। इसके जवाब में बीजेपी ने जगदानंद सिंह को देशद्रोही बताते हुए उन्हें पाकिस्तान जाने की नसीहत दे डाली। उधर श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने 2019 के सीरियल ब्लास्ट मामले में एक ब्रिटिश चैनल के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। ब्रिटेन के उस चैनल ने यह दावा किया था कि श्रीलंका में 4 साल पहले हुए धमाके राजनीतिक साजिश का हिस्सा थे, जिसमें कई बड़े अधिकारी भी शामिल थे और उन धमाकों का मकसद पूर्व राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के पक्ष में माहौल बनाना था।
ताकि देश में अस्थिरता का माहौल बने और वो राष्ट्रपति चुनाव आसानी से जीत सके। लेकिन श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति ने इन आरोपों को नकार दिया। गोटबाया राजपक्षे ने ब्रिटेन के चैनल 4 के इस दावे को झूठ का पुलिंदा बता दिया, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि 2019 में सीरियल धमाके उन्हें राजनीतिक फायदा पहुंचाने के लिए कराए गए थे। हाल ही में चैनल 4 नाम के टीवी चैनल ने आरोप लगाया था कि श्रीलंका में 4 साल पहले हुए सिलसिलेवार धमाकों की साजिश में कई बड़े अधिकारी शामिल थे। यही नहीं, श्रीलंका की सेना के एक बड़े अधिकारी को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, लेकिन गोटबाया राजपक्षे ने इससे इनकार कर दिया। इधर यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि रूस ने ओदेसा पर एक बार फिर ड्रोन अटैक किया। यह दावा एर्दोआन से मुलाकात के बाद पुतिन के ग्रेन डील पर दिए बयान के बाद किया गया। यूक्रेन ने बयान जारी किया कि पिछले 5 दिन में ओदेसा पर चौथी बार हमला किया गया। पुतिन और एर्दोआन की मुलाकात से पहले भी ओदेसा पर ड्रोन अटैक की खबर आई थी। और इस बार भी यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने ओदेसा पर अटैक किया, जिसके लिए उसने 33 ड्रोन भेजे, जिनमें 25 को यूक्रेन ने मार गिराया। यूक्रेन की सेना ने बयान जारी किया कि रात भर रूस के ड्रोन ओदेसा पर हमला करने के लिए आते रहे, जिनके निशाने पर काला सागर के किनारे बसे ओदेसा के वो हिस्से थे जहां से यूक्रेन अनाज निर्यात करता है। क्योंकि जुलाई में ही यूक्रेन के साथ हुई ब्लैक सी ग्रेन डील पुतिन ने तोड़ दी थी, जिसके बाद इस मुद्दे पर तुर्की के राष्ट्रपति उनसे रूस में मिले। लेकिन खबर आई कि एर्दोआन के लाख कहने पर भी पुतिन पीछे नहीं हटे और उन्होंने दो टूक बोल दिया कि ब्लैक सी ग्रेन डील पर तभी बात होगी जब पश्चिमी देश उनकी शर्तें मानेंगे। क्योंकि पश्चिमी देशों के बैन की वजह से रूस को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा, जिसके बाद गुस्से में आकर पुतिन ने ग्रेन डील खत्म कर दी। ये डील जंग की शुरुआत में एर्दोआन की अगुवाई में रूस और यूक्रेन के बीच हुई थी, जिसमें रूस ने वादा किया था कि वो ब्लैक सी के किनारे से अनाज ले जाने वाले यूक्रेन के जहाजों पर हमला नहीं करेगा। रूस और यूक्रेन के बीच ये डील तुर्की के राष्ट्रपति की अगुवाई में हुई थी, जिसके तहत ओदेसा समेत काला सागर के किनारे के 3 बंदरगाहों से अनाज के निर्यात का समझौता हुआ था। लेकिन पुतिन के ये डील तोड़ते ही पश्चिमी देशों पर खाद्य संकट का खतरा मंडराने लगा, क्योंकि रूस और यूक्रेन दुनिया के 2 सबसे बड़े अनाज निर्यातक हैं और अगर पुतिन ने ओदेसा पर हमले जारी रखे तो बहुत जल्द बड़ा खाद्य संकट आ सकता है। ब्रेकिंग न्यूज है। अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात पर दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस की तरफ से साझा बयान जारी किया गया, जिसमें कई अहम बातें कही गई। बाइडेन ने कामयाब चंद्रयान मिशन के लिए इसरो और देश के वैज्ञानिकों को बधाई दी। इसके अलावा भारत और अमेरिका की कई क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर भी बातचीत का जिक्र इस बयान में है। वहीं सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका ने एक बार फिर सुरक्षा परिषद में भारत की सदस्यता का समर्थन किया है। अगले साल क्वाड की बैठक के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया गया है। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, तो सबसे मुख्य बिंदु क्या निकाला जाए इसमें से? देखिए, मुख्य बिंदु ये है G20 सम्मेलन के वक्त राष्ट्रपति बाइडेन का दौरा हुआ और राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और भारत के नेतृत्व की तारीफ की है। क्वाड में जिस तरह से चीन को घेरने की रणनीति होती है क्वाड के जरिए कि आप हिंद प्रशांत महासागर को फ्री एंड ओपन रखेंगे, उस पर दोनों देशों की सहमति बनी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि G20 को लेकर भारत के नेतृत्व की तारीफ हुई है। जिस तरह से भारत ने ग्लोबल साउथ की बात की है या दूसरे मसलों पर अपना पक्ष रखा है। शुक्रिया नीरज आपका। उधर गन केस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बेटे हंटर बाइडेन पर इसी महीने अदालत में ट्रायल शुरू हो सकता है। हंटर बाइडेन पर टैक्स चोरी और अवैध हथियार रखने का आरोप लगा है और कोर्ट में दस्तावेज जमा कराए जा चुके हैं, जिनमें हंटर बाइडेन पर 29 सितंबर से पहले आरोप तय करने की अपील की गई। हंटर बाइडेन पर मुकदमा चलाने की ये पूरी तैयारी कोर्ट की तरफ से नियुक्त वकील डेविड वाइस ने की और अदालत में दस्तावेज जमा करते हुए मांग की कि हंटर बाइडेन पर ट्रायल जल्द शुरू हो। जबकि हंटर बाइडेन के वकील की कोशिश है कि मामला अदालत में न पहुंचे और वो अदालत के बाहर ही मामला सुलझाने की कोशिश में है। हंटर बाइडेन पर लाखों डॉलर का टैक्स नहीं चुकाने और गैर कानूनी तरीके से गन रखने के आरोप हैं। उधर बारिश की आशंका के बाद एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के मुकाबले के लिए रिजर्व डे रखने का फैसला लिया गया। श्रीलंका के कोलंबो में रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर 4 का तीसरा मैच खेला जाएगा। लेकिन वहां के मौसम विभाग के मुताबिक उस दिन भारी बारिश की आशंका है, जिसे देखते हुए रविवार को होने वाले मुकाबले के लिए रिजर्व डे रखने का फैसला लिया गया। यानी उस दिन अगर मैच बारिश की वजह से नहीं हुआ तो अगले दिन यानी 11 सितंबर को मैच खेला जाएगा। इधर जयपुर में जिला पार्षद विजय मीणा की खुदकुशी की कोशिश के बाद वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि वो पानी की एक टंकी पर चढ़ गए, जिसके बाद पुलिस की टीम उन्हें समझा बुझाकर नीचे उतारने की कोशिश में जुट गई और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहां पानी की उस टंकी के चारों तरफ जाल भी लगा दिया गया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि नेटो रूस को अपनी ताकत दिखाने के लिए एक बार फिर बड़ी ड्रिल करेगा। खबर के मुताबिक नेटो का यह सैन्य अभ्यास बाल्टिक सागर में होगा, जहां से नेटो देशों के जंगी जहाज और लड़ाकू विमान रूस को दम दिखाएंगे। खबर के मुताबिक नेटो की यह ड्रिल हाल के दिनों में सबसे बड़ी ड्रिल होगी, जिसमें 3000 से ज्यादा सैनिक और 30 से ज्यादा जहाज हिस्सा लेंगे। नेटो की इस ड्रिल के दौरान उसके सैनिक समंदर से जमीन पर हमला करने का अभ्यास करेंगे। मतलब यह कि नेटो के सैनिक बाल्टिक सागर से सीधे रूस को निशाना बनाने की ड्रिल करेंगे। बाल्टिक सागर में नेटो की यह ड्रिल 2 हफ्तों तक चलेगी।
उधर रूस के कब्जे वाले क्राइमिया में एक बंद पड़े एयरपोर्ट से ईरान के एक विमान के उड़ने की खबरों से हड़कंप मच गया। ईरान पर पहले ही जंग में यूक्रेन के खिलाफ रूस को हथियार भेजने के आरोप लगते आए हैं और इसी बीच उसके सामान ढोने वाले विमान के क्राइमिया पहुंचने से अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। चर्चा तो यह भी है कि ईरान का वो विमान रूस के लिए बड़ी सैन्य मदद लेकर पहुंचा था, क्योंकि ईरान के सामान ढोने वाले उस विमान के क्राइमिया के सिम्फेरोपोल एयरपोर्ट पर उतरने की खबर सामने आई। ये एयरपोर्ट यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही बंद कर दिया गया था, लेकिन अचानक वहां ईरान के विमान के पहुंचने की खबरों से सनसनी फैल गई। ईरान के मीडिया के मुताबिक वो विमान करीब 2 घंटे तक क्राइमिया के उस एयरपोर्ट पर रहा, लेकिन उसने वहां हथियारों की खेप पहुंचाई या नहीं, इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी। इस बीच तेल का एक्सपोर्ट करने वाली ग्रीस की एक कंपनी पर अमेरिका ने जुर्माना लगा दिया। अल मॉनिटर न्यूज के मुताबिक अमेरिका ने ग्रीस की उस कंपनी पर ईरान का तेल अवैध तरीके से एक्सपोर्ट करने का आरोप लगाया और ग्रीस की उस एक्सपोर्ट कंपनी पर बड़ा जुर्माना लगा दिया। अल मॉनिटर न्यूज के मुताबिक उस कंपनी ने अवैध तरीके से ईरान का कच्चा तेल अमेरिका में एक्सपोर्ट कर दिया। बताया गया कि उस एक्सपोर्ट कंपनी ने इस डील को करीब 5 महीने तक छिपा कर रखा। अमेरिका ने दावा किया कि काफी समय तक उस एक्सपोर्ट कंपनी का जहाज दक्षिण चीन सागर में मौजूद रहा और करीब 1 महीने के बाद टेक्सास के लिए रवाना हुआ। अमेरिका ने आरोप लगाया कि ईरान से उस एक्सपोर्ट कंपनी के संबंध खराब न हो, इसलिए ये डील छिपाई गई और यही वजह रही कि अमेरिका ने उस पर जुर्माना लगा दिया। इधर खबर है कि कर्नाटक में बीजेपी और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस में लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन का फॉर्मूला तय हो गया। हालांकि दोनों ही पार्टियों की तरफ से इसका औपचारिक ऐलान नहीं किया गया, पर सूत्रों के मुताबिक 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस एक साथ चुनाव लड़ेंगी। माना जा रहा है कि कर्नाटक में लोकसभा के 28 सीटों में 24 पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी, तो वहीं 4 सीटों पर जेडीएस अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। उधर ब्रिटेन में एक पूर्व सैनिक के जेल से भागने की खबर ने वहां सनसनी मचा दी। जेल से भागे उस आरोपी पर आतंकवाद फैलाने का मामला दर्ज था। आरोपी को पकड़ने के लिए ब्रिटेन की पुलिस ने एयरपोर्ट और बंदरगाह पर तलाशी अभियान चलाया और लोगों से सतर्क रहने की अपील की। लंदन के एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि डैनियल अबेद खलीफ नाम का वो पूर्व सैनिक लंदन की सबसे सुरक्षित जेलों में शामिल वॉन्ड्सवर्थ जेल में बंद था। उसकी ड्यूटी जेल की रसोई में काम करने की लगाई गई थी। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक आरोपी डैनियल अबेद कैदियों को खाना पहुंचाने वाली गाड़ी के निचले हिस्से से चिपककर जेल से भागने में कामयाब हो गया, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया, क्योंकि उस पर आतंकवाद फैलाने का गंभीर आरोप है और कोर्ट में उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी कि आरोपी डैनियल ब्रिटेन की सेना में नौकरी करता था, लेकिन उसे मई में ही नौकरी से निकाल दिया गया था। इधर तुर्की में एक रेस्क्यू ऑपरेशन उस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया जब वहां एक गुफा में फंसे एक अमेरिकी पर्यटक को बचाने का बेहद मुश्किल अभियान चलाया गया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वो पर्यटक पहाड़ से करीब 3000 फीट नीचे फंसा है, जिसे बचाने में 150 से ज्यादा बचाव कर्मियों की एक भारी भरकम टीम जुट गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी इटली की टीम ने जानकारी दी कि गुफा में फंसा आदमी अमेरिका का एक शोधकर्ता है और किसी खोज के सिलसिले में यहाँ पहुंचा था, लेकिन बीमार पड़ने की वजह से वो पहाड़ के नीचे गुफा में फंस गया। उसे बचाने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जो वीडियो सामने आया, उसमें डॉक्टरों की एक टीम भी नजर आई। रेस्क्यू टीम सदस्य उस जगह पर रस्सियों से घेरेबंदी कर पहाड़ी से नीचे उतरते दिखे। हालांकि 3000 फीट से ज्यादा की गहराई होने की वजह से बचाव कर्मियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस बीच पाकिस्तान के सिंध प्रांत से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने पाकिस्तान में हिंदू समुदाय के लोगों पर हो रहे अत्याचार की गवाही दी। वहां कश्मीर में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के मामलों के खिलाफ हिंदू समुदाय के कई लोगों ने धरना दिया, जिन्हें वहां से हटाने के लिए पाकिस्तान पुलिस के जवानों ने लाठीचार्ज कर दिया, जिससे वहां भगदड़ मच गई। सिंध प्रांत से जो वीडियो सामने आया उसमें काले कपड़ों में मौजूद पुलिस के जवान वहां धरने पर बैठे हिंदुओं को बुरी तरह खदेड़ते दिखाई दिए। ये जो दहशतगर्दी है, उसके पीछे वर्दी है। इस दौरान कुछ लोगों ने उन पुलिस वालों को रोकने की कोशिश की, तो वहीं कुछ लोगों ने पुलिस वालों से उन्हें बख्शने की गुहार भी लगाई, पर उन पुलिस वालों पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। बताया गया कि पुलिस की इस बर्बर कार्रवाई की वजह से वहां मौजूद कई लोगों को चोटें आईं, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। अपनों की जब शह पाएगा गैर तभी कुछ कह पाएगा। अपनों की जब शह पाएगा गैर तभी कुछ कह पाएगा। आंखों में जो नहीं समाया दिल में कैसे रह पाएगा। सौबात की एक बात कही हरि ने, महल ख्वाब का चाल समय की आखिर कब तक सह पाएगा। नाव रोक दे तू लहरों के साथ कहां तक बह पाएगा। मिलते हैं सोमवार को, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा। सौबात की बात।